स्टोरी में आपका स्वागत है। चैप्टर 51 हल्दी की रस्म। शाम का वक्त, रूहानी का कमरा। रूहानी बैठी अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी। तभी सलोनी और रानी उसके कमरे में कपड़े से ढका हुआ एक थाल लेकर आए। उन्हें देख रूहानी ने कहा, अरे दीदी आप, और इसमें क्या है? उसके कहने पर रानी ने थाल उसके बिस्तर पर रख दिया और उससे बोली, ये आपकी हल्दी के कपड़े हैं जो आप कल पहनने वाली है लाडो। ये कहते हुए उसने थाल से कपड़ा हटा दिया। रूहानी ने कपड़े देखते हुए कहा, ये तो बहुत खूबसूरत है, कौन लाया? उसके पूछने पर सलोनी ने कहा, रानी दीदी गई थी और देख ये फूलों वाली ज्वेलरी भी लाई है। कल अच्छे से तैयार होकर आना, आखिर आपकी हल्दी है, सब आपको ही देखेंगे। रूहानी ने सारी चीजों को देखते हुए कहा, थैंक यू दीदी, और सब बहुत अच्छा है। रानी ने उसके गाल को छूते हुए कहा, आप खुश हैं ना? कोई बात तो नहीं है जो आपको कहनी हो? रानी के ये बोलने पर रूहानी एकदम से घबरा गई। उसने ज्वेलरी को देखते हुए कहा, नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, और ये सब देखकर तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी पर वो छुपा रही थी। सलोनी ने उसे देखते हुए कहा, लाडो तू कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? रूहानी ने इस बार खुद को मजबूत कर उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, दीदी क्या छुपाऊंगी मैं आपसे, और ऐसी कौन सी बात होगी जो मैं आपसे छुपा सकती हूँ? आप बेकार में सोच रही है, चलिए अब आप जाकर काम करें, मुझे भी काम करने दे। उसके कहने पर वो दोनों चले गए। रूहानी ने गेट बंद किया और आकर उन सब चीजों को देखने लगी जो अभी कुछ देर पहले सलोनी और रानी उसे देके गई थी। उसने उन पर हाथ फेरते हुए कहा, क्यों कान्हा जी, आप सब कुछ इतना मुश्किल क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं ना, मैं बचपन से ही मुश्किलों का सामना करते आई हूँ, तो अब बस करें, शांति से सब होने दे। ये सब और ज्यादा मुश्किल ना बनाए मेरे लिए, मैं अब सह नहीं पा रही हूँ। जैसे जैसे शादी का वक्त नजदीक आ रहा है मेरा दिल बेचैन हो जा रहा है। मैं घबरा जा रही हूँ, ना जाने किस चीज से डर रही हूँ। प्लीज कान्हा जी सब ठीक कर दो, मेरी जिंदगी मेरी किस्मत में जो है उसे दे दो। कहते हुए उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। दूसरी तरफ समीर के घर पर भी उसकी शादी को लेकर बहुत चहल पहल थी। उसकी माँ हल्दी बना के उसके कमरे में लेकर गई और उससे बोली, समीर इसे हाथ लगा दे बेटा, ताकि इसे मैं रूहानी के घर भेज सकूं। उनके ये बोलने पर समीर ने उस पे हाथ लगा दिया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ आपको लगता है कि ये लड़की ठीक है? इस पर उसकी माँ बोली, मुझे तो ये लड़की जरा भी पसंद नहीं थी। जिसके बाप का नाम नहीं है, वो लड़की ना जाने कैसी होगी, पर तेरे हाँ के आगे मैं कुछ बोल नहीं पाए। पर सच बोलूं तो ऐसी लड़कियों का कोई ईमान नहीं होता। बाकी तू देख, वो ये बोल के जाने लगी तो समीर ने उनसे कहा, माँ अगर ये शादी ना हो तो कोई नुकसान? उसके ये बोलने पर उसकी माँ बोली, नुकसान क्या है, बल्कि फायदा ही होगा, ऐसी लड़की आएगी ही नहीं। उनकी बात सुन समीर ने कहा, ये हल्दी मुझे दे, मैं ले जाता हूँ, दे आऊंगा। उसके कहने पर उसकी माँ ने हल्दी उसे दे दिया। समीर लेकर उसे रूहानी के घर के लिए निकल गया। इधर जैसलमेर में रूहानी की शादी के लिए महल को लाइट से सजाया जा रहा था। सारे नौकर काम पर लगे थे। बड़े ठाकुर बाहर खड़े आदमियों को काम समझा रहे थे। मनोहर जी भी वही दूसरे नौकर से बात कर रहे थे। तभी समीर की गाड़ी आकर रुकी तो मनोहर जी ने कहा, अरे समीर, तुम इस वक्त यहाँ? समीर ने गाड़ी से बाहर आते हुए कहा, नमस्ते अंकल जी, वो रूहानी के लिए शगुन की हल्दी लेकर आया था, माँ ने भेजी ही। ये कहते हुए वो हल्दी देने लगा तो बड़े ठाकुर ने कहा, अरे अंदर चलो, तब लेते हैं। ये बोल को उसे अंदर महल में ले आए। सुनंदा जी और साक्षी जी हॉल में ही थी। बड़े ठाकुर और मनोहर जी के साथ समीर को आता देखकर साक्षी जी बोली, अरे समीर आप यहाँ पर हल्दी लाए हो? ये बोल वो उठ खड़ी हुई। सुनंदा ने उसे देखते हुए कहा, अरे दीदी हल्दी तो बहाना है, हमारे दूल्हे राजा तो अपनी दुल्हनिया से मिलने आए हैं। उनकी बात सुन सब हंस दिए। समीर ने उनकी तरफ देखकर कहा, नहीं आंटी मैं तो बस ये देने आया था। उसके ये कहने पर पीछे से आ रहे सोहम जी ने कहा, अरे कोई बात नहीं, हल्दी ही देने आए हो तो वही सही, पर बैठ तो जाओ। उनके ये कहने पर समीर बोला, नहीं मुझे जाना है, माँ ने कहा है कि जल्दी आना, मैं चलता हूँ। ये बोल वो जाने लगा तो सुनंदा ने कहा, भाई बड़े जल्दी भाग रहे हो, क्या बात है?
समीर ने रुक कर कहा, कुछ नहीं छोटी ठकुराइन, वो माँ घर पर सब अकेले देख रही है तो इसलिए अच्छा चलता हूँ। ये बोल वो बाहर निकल आया। वो गाड़ी में बैठा तो उसके नाम से एक लिफाफा था। उसने उसे खोल के देखा और उसे बहुत गुस्सा आया। उसने उसे वहीं पटक दी और गाड़ी ड्राइव कर वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद सब अपने काम में लग गए। केसर वहां खड़ी सब देख रही थी। उसने मुस्कुरा के कहा, मुझे बहुत बुरा लगेगा जब आप सबकी ये तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। ये बोल वो अपने कमरे में चली गई। हल्दी का दिन, महल रूहानी के हल्दी की सारी तैयारी हो चुकी थी। सब चीज तैयार था। रूहान जब महल में आए तो उसने देखा कि बड़ी अच्छी तैयारी की गई थी। उसने अपने शर्ट की बाजू मोड़ते हुए कहा, काफी अच्छी सजावट है, पर जिसकी हल्दी है वो कहाँ है? आखिर उनके बिना ये हल्दी होगी कैसे? ये कहते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। तभी उसने देखा कि रूहानी पीले रंग का लहंगे पहने सलोनी के साथ चली आ रही थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। साक्षी ने रूहानी को देखते हुए कहा, बहुत प्यारी लग रही हो रूहानी, आओ चलो बैठो, कुछ मेहमान आ गए हैं। मेहमान आने ही वाले हैं। ये बोल वो उसे ले जाने लगी तो उन्होंने देखा रूहान सामने खड़ा था। उसे देखते हुए वो बोली, अरे रूहान तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? आज लड़कों का आना मना है, तो चलो। रूहानी रूहान को देखकर घबरा गई थी। रूहान ने उसे देखते हुए कहा, सॉरी मुझे पता नहीं था। मैं चलता हूँ। ये बोल वो जैसे पीछे मुड़ा वैसे सामने से सूखी पिसी हुई हल्दी लेकर आ रहे नौकर से टकरा गया और उसके हाथ से लग के थाल ऊपर उछल गई। साफ हल्दी फर्श पर और रूहान पर गिर गई। साक्षी जी ने उसे देखते हुए कहा, अरे रूहान ठीक हो ना आप? ये तो सारी हल्दी तुम पर गिर गई। वो इतना बोली ही थी कि तभी सुनंदा जी ने कहा, अरे वो छोड़ो दीदी, इधर देखो। यहाँ तो रूहानी ऊपर से लेकर नीचे तक हल्दी में डूब गई। बताओ आज इसकी हल्दी थी, इसे समीर के नाम की हल्दी लगने ही जा रही थी कि, लेकिन अब तो। उनकी बात सुन सुमित्रा जी ने कहा, जिसकी किस्मत ही फूटी हो उसके साथ कहाँ कुछ अच्छा हो सकता है। ये तो पैदा ही सब कुछ बर्बाद करने के लिए हुई है। उनकी बात सुन रूहान ने गुस्से में कहा, बस बहुत हो गए। कितनी बार आपको बोला है जबान को संभाल ले आप, पर आप नहीं सुधर सकती। वो आगे कुछ बोलता कि साक्षी जी ने उससे कहा, रूहान शांत, आप जाए और ये सब साफ करे। उसके कहने पर रूहान वहां से चल गया। उसके जाने के बाद साक्षी जी ने रूपा से कहा, रूपा आप इसे ले जाओ और दोबारा तैयार करके ले आओ। उनके कहने पर रूपा रूहानी को लेकर चली गई। साक्षी जी रानी और सलोनी से सब ठीक करवाने कहा और खुद मेहमानों के हॉल में चली गई। इधर रूहानी जब रूपा के साथ अपने कमरे में आए तो उसने देखा रूहान वहां पहले से था। रूहान ने रूपा को देखकर कहा, रूपा 10 मिनट बात कर लूं मैं इनसे। उसकी बात सुन रूपा बाहर चली गई, दरवाजा बंद कर दिया। रूहानी ने उसे देखते हुए कहा, मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे, आप जाओ। रूहान ने उसका हाथ पकड़ अपने पास लाते हुए कहा, हमारी बात सुन। नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, आप जाओ। मैंने आपको मना किया था, कुछ नहीं करेंगे आप। कोई मुश्किल खड़ी नहीं करेंगे, तब क्यों कर रहे हैं ये सब? ये कहते हुए रूहानी की आंखों में आंसू आ गया था। रूहान ने उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा, बात सुने हमारी, हमने नहीं किया कुछ, वो तो गलती से ये हो गया। पर सच बोलूं, जो हुआ अच्छा हुआ। मैं चाहता था कि आपको मेरे नाम की हल्दी लगे, पर आपको तो मेरे हाथ की हल्दी लग गई। और मासी जी ने जो कहा उसका जवाब उन्हें बहुत जल्द मिलेगा। वादा करता हूँ आपसे। और एक बात, आपका हल्दी का जोड़ा वहां रखा है, तो उसे पहन लेना। ये बोल वो दरवाजा खोल वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रूपा अंदर आए। रूपा उसकी हालत पर बहुत दुखी थी, पर वो कुछ भी नहीं सकती थी। वो जानती थी कि रूहानी अपनी जगह सही थी, पर इसे ये भी पता था कि रूहान जो कहता है वो करता है। उसने यही सब सोचते हुए उसे रेडी किया और नीचे ले आए। रूहानी की हल्दी हो जाने के बाद उसे जब नहलाने के लिए ऊपर लेकर आए तो रूहानी ने सबको भेज दिया और खुद अंदर चली गई। वो उदास अपने बिस्तर पर बैठी थी और वैसे ही बैठे उसे नींद आ गई। वो बिना हल्दी धुले सो गई। सलोनी और रानी जब उसके कमरे में देखने आए तो रूहानी को सोता देखकर सलोनी ने कहा, दीदी ये तो बिना हल्दी धुले सो गई, ये लड़की पागल है। ये बोल वो उसे उठाने जाने लगी तो रानी ने उससे कहा,
रहने दो सलोनी, थकी नहीं लगती है, सो रही है तो सोने दो। वैसे भी उसका दिमाग इस वक्त शांत नहीं है, उसे रेस्ट की जरूरत है। चलो कुछ देर बाद रूपा को भेज देंगे, वो इसे जगाने आ जाएगी। ये बोल वो सलोनी को लेकर बाहर आ गई। रात का वक्त रूहानी का कमरा। रूहानी ने अपने आप को साफ कर लिया था और बैठी सब सोचे जा रही थी। उसका मन नहीं लगा तो वो शॉल लेकर छत पर चली गई। वहां वो सन्नाटे में बैठी पुल में जल रहे दियों को देख रही थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। वो खुद को शॉल में लपेटे खड़ी अपने मन में चल रहे उथल पुथल को शांत कर रही थी कि तभी पीछे से रूहान ने उससे कहा, क्या सोच रही है? रूहानी ने उसकी आवाज सुनी तो बिना उसे देखे जाने लगी और रूहान ने उसका हाथ पकड़ रोक इसे पीछे से अपनी बाहों में ले लिया और उससे बोला, आपका मन शांत नहीं है, जानता हूं मैं। आप घबरा रही, डर रही है इस बात से कि कहीं आपके मौसा जी का विश्वास ना आप पर से टूट जाए, कहीं वो मोह ना फेर ले, कहीं वो आपसे बात करना ना बंद कर, कहीं नाराज ना हो जाए। पर वादा करता हूं मैं आपसे रूहानी की ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा मैं। इस बार रूहानी ने उसकी तरफ मुड़कर उसे देखते हुए कहा, ठाकुर साहब, आप मुझे चाहते हैं ना? तो ठीक है, जो होगा मेरी शादी पर मैं उसे सर झुका के मान लूंगी। अगर आपसे शादी हुई तो मान लूंगी आपसे मेरा भाग्य जुड़ा है, आपके साथ उस शादीशुदा जिंदगी को जीऊंगी। पर क्या आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं? रूहान ने उसके आंखों से बह रहे आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हाँ कर सकता हूँ। ये सुनते ही रूहानी ने उसका हाथ अपने सर पर रखते हुए कहा, तो आपको मेरी कसम, मेरी शादी के ठीक 5 दिन बाद आप केसर की सच्चाई सबके सामने लाएंगे, बड़ी माँ को उनका पति देंगे और खुद को अपना पिता, वरना आप रूहानी की जिद देखेंगे। तो अब तैयार हो जाए, बहुत चैलेंज दिया है आपने मुझे आज, मैंने आपको दिया तो पूरा करने के लिए रेडी हो जाए। ये बोल वो जाने लगी। चैप्टर 52। रूहानी के रहन का नाम रूहानी रूहान से ये बोल के जा चुकी थी कि वो केसर का सच सबके सामने लाए और बड़े ठाकुर साक्षी जी को साथ करे। रूहान उसके जाने के बाद वैसे ही खड़ा काफी देर तक सोचता रहा और फिर अपने घर पर चला आया। वहां आकर उसने नील को कॉल किया। नील ने फोन उठाया तो रूहान ने उससे कहा, नील कुछ पता करना है तो सारी डिटेल्स मुझे 4 दिन में चाहिए, और देखो कहीं पर भी लापरवाही ना हो, मुझे इस बारे में प्रूफ के साथ सब कुछ चाहिए। नील ने उधर से कहा, डोंट वरी सर, काम हो जाएगा। आप एक बार बता दे किसके बारे में है। रूहान ने उसके कहने पर सबको बता दिया। नील ने उसे काम हो जाने का बोल के फोन रख दिया। रूहान ने फोन बेड पर रखते हुए कहा, आपने हमसे कुछ मांगा है तो अब मना नहीं करेंगे। आपकी खातिर हम 15 साल पहले क्या हुआ था ये जान के रहूंगा। ये बोल वो अपने बिस्तर पर लेट गया। इधर रूहानी अपने कमरे में आए और बिस्तर पर शॉल रखते हुए बोली, शायद इसी बहाने आप सच साहब के सामने लाए ठाकुर साहब, और सच आना बहुत जरूरी है। ये बोल वो भी लेट गई पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में घबराहट थी। वो आने वालों पालों से घबरा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या वो सही कर रही है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद किया और खुद को समेट लिया। सुबह का वक्त, महल। रूहानी बैठी कुछ सोचे जा रही थी। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा कि उसके सर का कॉल था। उसने जल्दी से कॉल रिसीव करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। उधर से उसके सर ने बोला, रूहानी, आपका थीसिस एक कॉलेज के डीन को पसंद आया है और वो चाह रहे थे कि तुम इंटर्न के तौर पर काम करोगी उनके कॉलेज में। ये सुन उसने खुश होते हुए कहा, जी सर क्यों नहीं, पर अभी तो मेरी शादी है और मैं राजस्थान छोड़ नहीं सकती। इस पर उसके सर ने कहा, अरे डोंट वरी रूहानी, उनका जयपुर में ही कॉलेज है, अजर तुम्हें अभी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, कुछ दिन लगेगा, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा, तब आप ज्वाइन कर लेना। तो आप जल्दी से मुझे डॉक्यूमेंट का पीडीएफ मेल कर दो। रूहानी ने खुश होते हुए उनसे कहा, जी मैं अभी कर देती हूँ। ये बोल उसने फोन रख दिया। रूहानी खुश होते हुए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देखने लगी। तभी उसे मेहंदी के लिए तैयार करने सलोनी रूपा अंदर आए। रूहानी को ऐसे कुछ खोजता देखकर सलोनी ने कहा, क्या खोज रही हो लाडो? उसने खोजते हुए कहा, अपनी डॉक्यूमेंट्स की फाइल। ये कहते हुए उसने बुक्स के नीचे दबी अपनी फाइल को निकाला और उसे खोल के देखने लगी। सलोनी ने उससे पूछा, पर इस वक्त इन सब की क्या जरूरत पड़ गई? इस पर रूहानी ने उसे सब कुछ बताया। सब जानकर रूपा और सलोनी खुश हो गए। रूहानी ने सबको देखते हुए कहा,
बस सारे डॉक्यूमेंट की पीडीएफ बना के भेज दो, उसके बाद सर देख लेंगे। ये कहते हुए उसने वो अपने डॉक्यूमेंट निकालकर बेड पर रखने लगी। कुछ देर में उसने खुद से पीडीएफ बना के भेज दिया था। सलोनी ने उसे देखते हुए कहा, चलो अब अपनी मेहंदी के लिए भी रेडी हो जाओ। ये कहते हुए उसने रूहानी के लिए मेहंदी के कपड़े निकाल दिए और रूहानी को देते हुए बोली, जाओ चेंज कर लो, आ जाओ। रूहानी कपड़े लेकर गई और चेंज कर जल्दी से बाहर आए। उसे दोनों ने रेडी किया और नीचे लेकर चले आए। नीचे बहुत सारे लोग बैठे थे। रूहानी को देखकर साक्षी जी ने कहा, बहुत प्यारी लग रही हो, चलो आओ बैठो। ये बोल उसने उसे सबके बीच बैठा दिया। रानी मेहंदी वाली से बोली, अच्छे से सुंदर से लगाना मेहंदी और हमारे जमाई राजा का नाम अच्छे से लिखना। उसकी बात सुन वहां बैठे सब हंसने लगे। मेहंदी वाली रूहानी को मेहंदी लगा रही थी। सारी औरतों भी के हाथों में मेहंदी लग रही थी। रूहानी के दिल में घबराहट ने जैसे फिर से जगह कर ली थी। जैसे जैसे मेहंदी की ठंडक उसके हाथों पर उसे महसूस होती, वैसे वैसे रूहान के छूने का उसे एहसास हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों उसे रूहान का ख्याल आया रहा है। उसने चारों तरफ नजरें घुमा के देखा तो सब खुशी से मेहंदी लगवा रहे थे। केसर भी वही बैठी थी, उसकी नजर रूहानी पर थी। मेहंदी वाले ने 2 घंटे में पैरों में हाथों में मेहंदी लगा दी थी। मेहंदी वाली ने रूहानी से कहा, माम आप देख ले, हो गया है। उसके बोलने पर जब उसने अपने हाथ देखे तो मेहंदी बहुत अच्छी थी, पर वो मेहंदी देखते हुए हैरान हो गई। उसके हाथों पर रूहान का नाम लिखा था। उसने मेहंदी वाली से कहा, ये आपने क्या लिखा है, ये नाम आपने क्यों लिखा? उसके बोलने पर उसने कहा, मुझे जो नाम बोला गया था मैंने वही लिखा। इसे हटाए आप, मेरे पति का नाम ये नहीं है। ये बोलते हुए उसने उसे हटाने की कोशिश की और मेहंदी से लिखा नाम चढ़ चुका था। सलोनी ने रूहानी से कहा, रूहानी दिखाओ अपनी मेहंदी, देखे कैसी लगी है। उसके कहने रूपा उसका हाथ देखने लगी। उसने रूहान का नाम देख लिया पर वो खामोश रही। सलोनी ने बस दूसरे हाथ को ही देखा था। उसकी नजर सीधे वाले हाथ पर जाती कि तब तक आदित्य खाने की थाली लिए सारे मर्दों के साथ खड़ा था। उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, अब आप सबके हाथों पर तो मेहंदी लगी है, तो हमने सोचा क्यों न आज हम सब आपको खाना खिला दे। ये बोल आदित्य सलोनी के पास आ गया। मनोहर जी रूहानी के पास आ रहे थे तो रूहानी ने उन्हें इशारे से मना कर दिया और सुमित्रा जी के पास जाने को कह दिया। वो भी उसके कहने पर चले गए। बड़े ठाकुर साक्षी जी के पास जा रहे थे तो केसर ने उन्हें अपने पास बैठा लिया। साक्षी जी सब समझ रही थी पर बस शांत थी। सोम भी सबके कहने पर रानी को खाना खिलाने बैठा था। सब खा रहे थे बस रूहानी और साक्षी जी को छोड़ के। साक्षी जी उठ के जाने लगी तो रूहान ने उनका हाथ पकड़ रोकते हुए कहा, माँ खाना तो खाते जाओ, चलो बैठो। साक्षी जी ने मुड़ के देखा तो रूहान खाने की थाली लिए खड़ा था। साक्षी जी उसके कहने पर मुस्कुरा के बैठ गई। रूहानी को ये देखकर अच्छा लगा। रूहान ने रूपा को देखकर कहा, रूपा इस बड़बोली को भी इधर ले आओ, इसे भी खिला देता हूं, नहीं तो पता चला भूख से बेहोश हो गई। उसके कहने पर रूहानी ने उससे कहा, मैं बाद में खा लूंगी, आप बड़ी माँ को खिला दे। उसके ऐसा कहने पर बड़ी माँ बोली, क्यों बाद में, अभी खाओगी, चलो उठो, जल्दी आओ। साक्षी जी के कहने पर रूहानी आए और रूहान के सामने बैठ गई। रूहान मुस्कुरा के दोनों को खाना खिलाने लगा। साक्षी जी थोड़ा सा खा के उठने लगी तो रूहान ने कहा, अरे माँ कहा। साक्षी जी ने कहा, बस मेरा हो गया, आप रूहानी को खिला दे, मैं चली। ये बोल के वो रूपा के साथ चली गई। उनके जाने के बाद रूहानी ने अपने सर को नीचे कर लिया। रूहान ने उसे खाना खिलाते हुए पूछा, आप गुस्सा है हमसे रूहानी? इस पर रूहानी ने धीरे से कहा, आपने किया ये सब। ये कहते हुए उसने अपना हाथ उसके सामने कर दिया। रूहान ने अपना नाम देख उसे खाना खिलाते हुए कहा, अच्छा लग रहा है आपकी हथेली पर मेरा नाम। इस बार रूहानी ने उसे गुस्से में देखकर कहा, आपने बोला था कि नाम लिखे। हाँ, क्योंकि किसी और का नाम मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बोल वो उसे पानी पिला के चला गया। रूहानी गुस्से में उसे जाते हुए देख रही थी। शाम का वक्त, रूहानी का कमरा, रूहानी बैठी अपने हाथों की हथेलियों को देख रही थी। उसके हाथों पर रूहान का नाम चमक रहा था। उसने एक गहरी सांस लेकर आंखों को बंद कर लिया।
क्या सोच रही हो? आवाज सुन रूहानी ने आंखों को खोला तो उसका प्रतिबिंब उसके सामने खड़ा था। रूहानी ने उसे देखकर कहा, कौन हो तुम? उसके अक्स ने कहा, मैं तुम्हारे मन की आवाज हूँ रूहानी, तुम जिस कश्मकश में ही मैं उसे समझ सकती हूँ। रूहानी ने उससे कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे समीर से शादी करना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं नहीं जानती ऐसा क्यों है, जबकि उसे मेरे मौसा जी ने ही चुना है, पर मेरा मन ना जाने क्यों घबरा रहा है। क्योंकि तुम्हारे मन में कोई और है, जिसका साथ तुम्हें अच्छा लगता है, जिसके पास आने से तुम घबराती नहीं हो, बल्कि उसकी बाहों के घेरे तुम्हें सुकून देते हैं। और वो और कोई नहीं, सिर्फ तुम्हारे ठाकुर साहब ही, रूहान है। ये सुन रूहानी ने उससे कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनसे प्यार नहीं करती हूँ। रूहानी के बोलने पर उस अक्स ने कहा, तुम कितना भी जुठला लो, पर रूहान तुम्हारे दिल में बस वह है, सांसों में बस गया। तुम उससे भाग रही, बस, पर तुम भी चाहती हो कि वो ये शादी ना होने दे। नहीं, मैं ये नहीं चाहती, मैं बस मौसा जी की खुशी चाहती हूँ। मैं किसी से प्यार नहीं करती। ये कहते हुए उसने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया। अगर प्यार नहीं करती तो क्यों उसकी फिक्र होती है? क्यों उनके साथ तुम एक कमरे में रह लेती हो? क्यों उसकी बाहों में सुकून मिलता है? क्यों उस पर भरोसा है? क्यों उसके पास रहने की जिद को तुम मान जाती हो? सोचो रूहानी की, रूहान तुम्हारे लिए क्यों खड़ा हो जाता है। कितना प्यार करता है वो तुमसे। उस सारा ने जब तुम्हें हल्की सी चोट पहुंचाई थी, वो उसे रूहान ने मौत का दर्शन करा दिया था। जो तुम्हारी जरा सी तकलीफ नहीं देखा सकता, बताओ वो कितना प्यार करता होगा तुमसे। मत रोको अपने दिल को। अक्स इतना बोल ही पाई थी कि तभी रूहानी ने चिल्ला के कहा, चुप हो जाओ, वो जाओ यहां से। मैं किसी से प्यार नहीं करती, जाओ यहां से। चैप्टर 53 माँ का लेटर और उनकी निशानी। रूहानी अपने अक्स के सवालों से, उसकी कही बातों से परेशान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये क्या हो रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की तो वो हर एक पल जो उसने रूहान के साथ बिताया था, वो सब उसकी आंखों के सामने आने लगा। रूहानी के सामने अब वो हर चीज थी जो रूहान ने उसके लिए किया था, और जो एहसास उसे रूहान के पास होने से होता था। रूहानी ने अपनी आंखें खोली और उठ के खिड़की के पास आ गई। ठंडी हवाएं उसके चेहरे बदन को छू के जा रही थी। उसने आंखों को खोल के देखा तो रूहान अपने घर के बगीचे में बैठा किसी से बातें कर रहा था। रूहानी गौर से उसके चेहरे को देख रही थी। उसे अच्छा लग रहा था रूहान के चेहरे पर मुस्कान देखकर। रूहानी मुड़ के खड़ी हो गई और अपने हाथ पर लिखे रूहान के नाम को देखकर बोली, मुझे नहीं पता मेरी किस्मत में क्या है, पर जो भी होगा शायद वो आपकी मर्जी हो कान्हा जी। ये बोल वो आकर बिस्तर पर लेट गई। इन्हीं सब ख्यालों में उसकी आंख लग गई और वो सो गई। सुबह का वक्त, शादी का दिन। रूहानी बैठी अपने बिस्तर पर रखे अपने जोड़े को देख रही थी। उसने वही रखी गहने के बॉक्स को उठा के खोला और उसे देखने लगी। गहनों के बीच में उसे वही रखी एक छोटी सी लाल रंग की पोटली दिखाई दी। उसे उसने उठाया और खोल के देखा तो उसमें कागज में लिपटा कंगन था, वो भी एक हाथ का। उसने कागज को खोल के देखा तो उसमें लिखा था, प्यारी लाडो, जब आपको ये पत्र मिलेगा तब हम इस दुनिया में नहीं होंगे, और शायद आप एक ऐसी जिंदगी जी रही हो जिसमें आपकी माँ की गलती की सजा आपको मिल रही होगी। तब शायद आप हमसे और अपने पापा से नफरत कर रही हो, पर लाडो मैंने कोई गलती नहीं की थी, बस प्यार किया था, और वो भी सच्चे दिल से। प्यार कभी गलत नहीं होता है मेरी लाडो, बस गलत इंसान होता है। मैंने ऐसे इंसान पर भरोसा किया जो जमाने से लड़ ना सका मेरे लिए, जो मेरे लिए खड़ा नहीं हो सका। जब मुझे ये पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं तो मैंने मनोहर जीजा जी को भेजा था उनके महल पर, वो उस वक्त वहां उन्हें नहीं मिले। उनके महल के एक नौकर ने बताया कि वो देश छोड़ के जा चुके हैं। जब मैंने ये सुना तो बहुत गुस्सा आया, पर मैं क्या कर सकती थी। मैं प्यार में भरोसा करने की गलती कर चुकी थी और जिसकी सजा भी मुझे मिल चुकी थी। पर आप ये काम मत करना मेरी लाडो। प्यार करना पर भरोसा उस पर ही करना जो आपके लिए खड़ा हो, जिसमें हिम्मत हो कि वो अपने प्यार के लिए दुनिया को झुका दे, जो आपसे प्यार की तरह नहीं बल्कि दीवानों की तरह प्यार करे, जो आपको खुद से, आपसे ज्यादा प्यार करे। ऐसे प्यार को कभी ठुकराना मत। मुझे नहीं पता कि आप कभी अपने पिता को देख भी पाएंगी या नहीं, इसलिए उनकी एक तस्वीर इसी बॉक्स के ऊपर वाले डोर में है। अगर आपका मन हो देखने का तो देख लेना। पर लाडो एक बात कहूंगी कि आपके पापा एक बहुत अच्छे इंसान है।
कभी भी उनसे नफरत मत करना मेरी लाडो, और ये सब जो तुम्हें तुम्हारे मौसा जी देंगे वो शायद आपको आपकी शादी के वक्त मिले, तो अपनी माँ की तरफ से अपनी शादी का तोहफा समझ लेना। हमेशा खुश रहना आपकी माँ शैलजा। रूहानी ये लेटर पढ़ते हुए रोने लगी थी। उसने जल्दी से कागज को मोड़ के बॉक्स में अपने पापा की तस्वीर को खोजने लगी। बहुत खोजने के बाद उसे एक छोटे से ड्रॉ में उसे एक तस्वीर उल्टी करके दिखी। उसने उठा के पलट के देखा तो उसमें उसकी माँ के साथ एक हैंडसम सा लड़का खड़ा था। उसने उसे देखकर वापस गुस्से में उसे वहीं रख दिया जहां वो थी। अपने हाथ में लिए कंगन को उसने उठा के देखा तो उस पर 2 अक्षर लिखे थे SV। उसने उस कंगन को अपने हाथों में पहने लिया और खुद से बोली, माँ ये आपकी निशानी है इसलिए पहन रही हूँ, पर माफ करे, मैं उस इंसान को कभी माफ नहीं कर सकती। रूहानी को आज अपने पिता के बारे में पता चला था, पर नफरत अब और बढ़ गई उसके दिल में उनके लिए। वो बैठी सोचे ही जा रही थी कि तभी रानी और रूपा उसके पास आए और उससे बोले, रूहानी अभी तक रेडी नहीं हुई। अरे गौरी माता की पूजा के लिए जाना है, चलो तैयार हो, उसके बाद शादी की बहुत सारी रस्में हैं जिसे तुम्हें अभी करनी है। ये कहते हुए रानी ने एक लाल रंग की साड़ी निकाल उसे दे दी। रानी रूपा को देखकर बोली, रूपा तैयार कर इसे जल्दी नीचे ले आ, फिर गौरी माँ के मंदिर चलेंगे। ये बोल वो बाहर चली गई। रूपा ने रूहानी को कपड़े दिए और जाकर रेडी होने को कह दिया। शाम तक सारी रस्में होती रही। सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। मनोहर जी, बड़े ठाकुर, सोहम जी सब बाहर का काम देख रहे थे। मंडप सजाया जा चुका था। सबको बारात के आने का वेट था। रूहानी को उसके कमरे में तैयार किया जा रहा था। उसने अपनी माँ का दिया शादी का जोड़ा पहना था। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी वो। सलोनी उसे हार पहना रही थी। एक रूपा उसके पैरों में अलता लगा रही थी। रानी उसके हाथों में चूड़ियां पहना रही थी। सब खुश थे, पर रूहानी के मन घबरा रहा था। उसे लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला हो। मनोहर जीजा उसे देखने कमरे में आए तो उन्होंने रूहानी को दुल्हन की तरह सजा पाया। वो उसे देख भावुक हो गए। रूहानी ने उन्हें देखा तो उठ खड़ी हो गई और उनके पास आकर बोली, कैसी लग रही हूं मैं मौसा जी। उनके पूछने पर वो बोले, बहुत सुंदर, एकदम एक राजकुमारी। चलो पंडित जी ने तुम्हें पूजा के लिए बुलाया है। ये बोल उन्होंने भरी आंखों के साथ उसे देखा और सर पर हाथ रख आगे चल दिए। सलोनी, रानी सुर रूपा उसे लेकर उनके पीछे नीचे आ गए। मंडप में रूहानी को बैठाया गया। पंडित जी पूजा कराने लगे। सब वही बैठे देख रहे थे। बारात आने में अभी वक्त था। रूहानी बैठी हवन कुंड में आहुति डाल रही थी कि तभी 2 गाड़ियां आकर रुकी। सबकी नजर जब उस तरफ गई तो समीर के मम्मी पापा गाड़ी से बाहर निकल रहे थे। जब बड़े ठाकुर साक्षी जी ने उन्हें ऐसे आता देखा तो घबरा गए। केसर के होठों पर मुस्कान आ गई। समीर भी निकल के गाड़ी से बाहर आया और सबके सामने खड़ा हो गया। मनोहर जी ने जब सबको ऐसे देखा तो उनके पास जाकर बोले, आप सब ऐसे, कोई बैंड नहीं कुछ नहीं। इस पर समीर ने कहा, उसकी क्या जरूरत है, मैं कौन सा शादी में आया हूं। उसके ये कहने पर मनोहर जी घबरा के बोले, मतलब किसकी शादी। अरे तुम्हारी खुद की शादी मेरी रूहानी के साथ है। रूहान भी नील के साथ वहां आ चुका था। उसने जब माहौल को शांत देखा तो समझ गया जो होने वाला था उसकी शुरुआत हो चुकी है। इस पर समीर ने कहा, मेरी शादी तो थी, मगर आपकी बेटी जैसी रूहानी के साथ नहीं, बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड समायरा के साथ। समायरा आओ इधर। उसके कहने पर गाड़ी से निकल के एक लड़की लाल जोड़े में गले में मंगलसूत्र पहने सबके सामने आकर खड़ी हुई। बड़े ठाकुर ने गुस्से में कहा, ये क्या मजाक है, तुम जान रहे हो ना कि क्या बोल रहे हो। अगर ऐसा ही था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया। मनोहर जी ने उससे कहा, पर तुमने तो खुद इस शादी के लिए हाँ कहा था, फिर ये सब। इस पर समीर ने कहा, आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं आपकी इस नाजायज और गिरी हुई लड़की से शादी करूंगा, जिसके बाप का नाम नहीं, जो किसी और के साथ 2 दिन सबसे दूर किसी के घर में रह कर आए हो, जिसका चरित्र इतना खराब हो कि जिसके घर में जाए वो बदनाम हो जाए। मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूंगा, ये आओ सब नर सोच भी कैसे लिया। ऐसे लड़कियां शादी करने के लिए नहीं बल्कि एक रात के लिए होती है। उसका ये बोलना था कि तभी उसके मुंह पर एक थप्पड़ पड़ा जिससे उसका जबड़ा हिल गया और सबके कानों में उस थप्पड़ की आवाज गूंज गई।
समीर ने जब गाल पर हाथ रखकर नजरें उठा के उसे देखा तो उसके सामने रूहान गुस्से में खड़ा था। समीर ने उसे देखते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर हाथ उठाएगा? ये बोल उसने अपने साथ लाए आदमियों को इस ओर गोली चलाने को कहा तो तभी रूहान के सारे आदमी आकर उसके आदमियों को घेर लिए और साथ में समीर के माँ पापा को भी। समीर ने देखा तो रूहान ने गुस्से में कहा, शेर की मांद में घुसने से पहले, उस पर चिल्लाने से पहले ये जान लेते कि शेर की फितरत क्या होती है, और जिसके लिए तुमने अभी गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है, चाहूं तो उसके लिए अभी तुम्हारा सीन चिर के तुम्हारा दिल उसके कदमों के सामने रख दूं। और क्या बोला था तुमने कि ऐसी लड़कियों की शादियां नहीं होती? तो आज तुम भी खड़े हुए देखोगे उसकी शादी। ये बोल वो मनोहर जी की तरफ बढ़ा और उनके सामने हाथ जोड़ उनसे बोला, क्या आज आप मुझे अपनी बेटी को देते हैं? वादा करता हूं उसके मान को कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। मनोहर जी कुछ बोल पाते उससे पहले ही सुमित्रा जी ने कहा, ये लड़की इस महल में नहीं रहेगी, ना मेरी बेटी के पास रहेगी। अरे क्या जरूरत अब इस मनहूस से शादी करने की तुम्हें? ये तो इतनी मनहूस है कि खुद की खुशियों को खा गई। ये बोलते हुए वो रूहानी की तरफ देखने लगी जो इन सब में स्तब्ध खड़ी देखे जा रही थी। सब कुछ उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो चुपचाप खड़ी बस देख रही थी। सुमित्रा जी ने उसे देखते हुए कहा, अच्छा होता कि अपनी माँ के साथ तू भी मर गई होती, आज कम से कम हम खुश रहते। उन्होंने ये बोला ही था कि मनोहर ने रूहान से कहा, मुझे मंजूर है, आप अगर रूहानी का हाथ थामना चाहते हैं तो थाम ले। उसके ये बोलने पर सुमित्रा जी ने कहा, लेकिन मुझे मंजूर नहीं है, ये शादी नहीं होगी। बड़े ठाकुर ने भी ना जाने क्या सोच के रूहान को देखकर कहा, मैं नहीं, इस शादी की मंजूरी नहीं देता। रूहान ने रूहानी को देखते हुए कहा, मुझे जिसकी मंजूरी चाहिए थी वो मिल चुकी है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। नील सबको देखो, तब तक है शादी कर ले। ये बोल वो रूहानी की तरफ बढ़ा। रूहान कब उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ने लगा तो रूहानी पीछे हट गई। रूहान ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और मंडप में बैठ गया। रूहानी उससे अपना हाथ छुड़ा रही थी। बड़े ठाकुर ने उसे देखते हुए कहा, खबरदार रूहान, जो अपने इस लड़की से शादी की तो आप जानते हैं इस गांव का रिवाज कि एक घर से हम दो बेटियां नहीं ले सकते, और अगर ऐसा हुआ तो आपको परिवार से बेदखल कर दिया जाएगा। ये परंपरा सदियों से चला आ रहा है, आप उस परंपरा को तोड़ नहीं सकते। रूहान जैसे उनके कहने को सुन ही नहीं रहा था। आदित्य जब आगे बढ़ के रूहान से कुछ कहने वाला था तब सलोनी ने उसका हाथ पकड़ उससे इशारे में मना कर दिया कि वो कुछ ना करे। आदित्य भी वहीं रुक गया जहां था। रानी रूपा एक दूसरे को देख रहे थे। रूहानी उससे अपना हाथ छुड़ा रही थी। जितने मेहमान थे वो ये सब देखकर बातें कर रहे थे। रूहान रूहानी के गले में मंगलसूत्र डाला, मांग भारी, और उसे अपनी गोद में उठा के 7 फेरे कंप्लीट किए। पंडित जी ने 7 फेरे होते ही कहा, शादी संपन्न हुई। रूहान ने रूहानी को अपनी बाहों से नीचे उतारा और समीर की तरफ देखते हुए बोला, समीर राठौर, इनकी शादी तो हो गई और आपकी कही बात गलत हो गई। नील ने हंसते हुए कहा, देखते हैं कब तक इस नाजायज को तुम अपने गले से बांध कर रखते हो। एक दिन ये भी अपनी औकात दिखा हो देगी। ऐसी लड़कियां बहुत जल्दी पति और मर्द बदल देती है। उसने ये बोला ही था कि दूसरा तमाचा उसके गाल पर पड़ा और इस बार ये तमाचा खुद बड़े ठाकुर ने उसे मारा था। समीर ने नजरें उठा के देखा तो बड़े ठाकुर ने कहा, खबरदार, जो मेरी बहू के खिलाफ एक शब्द भी निकाला तो वो ठाकुरों की बहू है, कोई रास्ते पर चलती लड़की नहीं जिसे तू कुछ भी बोलेगा और है सुन लेंगे। आइंदा ऐसा ना हो, वरना जहां तुम खड़े हो वही तुम्हारी समाधि होगी। उनके ऐसा कहने पर समीर के साथ सब हैरान थे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही बड़े ठाकुर खुद इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, तो अभी क्या हो गया था। समीर ने गुस्से में कहा, बड़े ठाकुर, ये थप्पड़ आपको मुझे नहीं अपने बेटे को मारना चाहिए था, जिसने आपकी परंपरा को तोड़ा है। और कैसी बहू? कौन सी बहू? ये लड़की जिसे आप बहू बोल रहे हैं वो आपके घर में क्या इस पूरे गांव से बेदखल की जाएगी, वो भी ओस रूहान सिंह ठाकुर के साथ? क्योंकि इन्होंने, वो इतना बोला ही पाया था कि तभी बड़े ठाकुर ने गरजती हुई आवाज में कहा, इन्होंने कोई परंपरा नहीं तोड़ा, क्योंकि रूहानी सलोनी की सगी बहन नहीं है, वो उसकी मौसी की बेटी है, और परंपरा तब टूट होता जब उनका गोत्र और खानदान एक होता, जो है नहीं। इसलिए कोई परंपरा नहीं टूटी। मैं तो बस अपने बेटे को देखना चाहता था कि उसने अंदर कितना दम है, जो मैंने देख लिया।
तो अब तुम अपनी बकवास बंद करो। ये सुनते ही रूहान बड़े ठाकुर की तरफ देखने लगा। सभी लोग बड़े ठाकुर की तरफ ही देख रहे थे। रूहान समीर की तरफ आते हुए बोला, समीर राठौर और सब, जिसने आज मेरी बीवी को मनहूस, नाजायज और ना जाने क्या बोला मुझे नहीं पता, पर ये याद रहे, अब रूहानी मेरी पत्नी है, उसके पीछे मेरा यानी रूहान सिंह का नाम लग चुका है और वो रग जायज नाम के साथ जायज रिश्ते में जुड़ चुकी है। अब तक आपस सब सही सलामत थे रूहानी को कुछ भी बोल के, पर अगर अब उसके खिलाफ एक शब्द भी मैंने सुना तो मैं कसम खाता हूँ रूहानी और माँ की कि मैं उस आदमी को मौत दूंगा जिसकी उसने सोची भी नहीं होगी। और तुम समीर, वादा करता हूँ 1 हफ्ते में मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। इस राठौर नाम को मैंने जमीन के धूल ना बना दी तो मेरा नाम रूहान सिंह ठाकुर नहीं। ये बोल उसने नील की तरफ देखा और उससे बोला, नील इन्हें यहाँ से धक्के मार के निकालो। ये बोल के वो रूहानी के पास गया और उसका हाथ पकड़ अपने घर की तरफ चल दिया। पर इन सब में रूहानी बस डरी हुई सी, घबराई हुई सी और जो भी हुआ उसकी वजह से रोए जा रही थी। चैप्टर 54 शादी के बाद की रस्में। रूहान रूहानी का हाथ पकड़े अपने साथ अपने घर ले जा रहा था। रूहानी बस रोए जा रही थी। तभी साक्षी जी ने रूहान को रोकते हुए कहा, कहाँ लेकर जा रहे हो इसे और किसकी इजाजत से रूहान? उनके ऐसा कहने पर रूहान रुक गया। सबने साक्षी जी की तरफ देखा। रूहान ने उन्हें देखते हुए कहा, अपनी पत्नी को अपने घर ले जा रहा हूं। साक्षी जी ने उसके पास आते हुए कहा, माना कि रूहानी आपकी पत्नी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप घर की परंपरा को भूल जाए और ऐसे ठाकुर खानदान की बहू को घर ले जाए बिना किसी रस्म के। पहले गृह प्रवेश की रस्म होगी, तब कहीं आप इन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। रानी बहू, तैयारी करो हमारी नई बहू का महल में लाने की। ये बोल उन्होंने रूहानी के आंसू पोंछे। रूहानी ये सब देखकर उनके सीने लग के रोने लगी तो साक्षी जी ने उसे चुप कराते हुए कहा, रूहानी बस लाडो, अब क्यों रो रही है? देख सब ठीक है। तू मेरी बेटी थी और मेरी ही रही, अब तू मुझसे दूर कभी नहीं जाएगी। चल चुप हो जा अब और महल में मेरी बहू की तरफ आने के लिए तैयार हो जा। उनके ये कहने पर रूहानी शांत हो गई, पर कहीं न कहीं समीर की और सुमित्रा जी की बातें उसकी कानों में चुभ रही थी। साक्षी जी ने रूहान को देखकर कहा, मेरी बहू को लेकर आओ रूहान। ये बोल वो आगे चल दी। रूहान ने रूहानी की तरफ देखा और उसके सामने आकर उसके सर के चुनरी से उसके मुंह को ढकते हुए बोला, मंजूर नहीं कि कोई तुझे देखे मेरे सिवा। आप मेरी है इसलिए नजर दुनिया की ना लगे, डरता हूं। रूहानी उसे झीने दुपट्टे के अंदर से देख रही थी। रूहान ने उसका हाथ पकड़ा तो आदित्य ने बैंड वालों से कहा, अभी भी आप सबको कहना होगा कि बजाओ। अरे देख नहीं रहो, रूहान सिंह ठाकुर अपनी दुल्हनिया लेकर आ रहे हैं, बजाओ। उसके कहते ही बैंड वालों ने बजाना शुरू किया। रूहान रूहानी का हाथ पकड़े महल के चौखट पर खड़ा था। सलोनी इस वक्त वहां नहीं थी। रूहानी की आंखें उसे खोज रही थी। साक्षी जी ने उन दोनों के सामने खड़े होते हुए पूजा की थाल खुद ली और आरती किया। दोनों टिकाकर रानी से हल्दी वाले हाथों की छाप महल के दीवार पर लगवाने को कहा। रानी ने रूहानी के सामने हल्दी की थाल कर दी। उसने कांपते हाथों से छाप लगाए। रूपा चावल का कलश और आलते की थाल नौकरों के साथ ले आए। उसे चौखट पर रखते हुए उसने कहा, चलो रूहो दीदी, अब आप इसे अपने पैरों से अंदर की तरफ मार के थाल में पैर रख अंदर चली आए। उसके ये कहने पर आदित्य ने उसके सर पर मारते हुए कहा, रूपा अब ये तेरी रूहो दीदी नहीं रही, अब ये तेरी भाभी हो गई है, तो अब जरा रिश्ते बदलो रूपा जी। इस पर रुया ने कहा, हाँ ये तो है भैया। रूहानी ने नम आंखों के साथ चावल से भरा कलश अंदर की तरफ गिरा दिया और आलते की थाल में पैर रख अंदर आ गई। रूहान और रूहानी को साक्षी जी ने कुदेवी के सामने खड़ा कर उन दोनों को उनका आशीर्वाद दिलाया। साक्षी जी ने सब उन दोनों को देखकर कहा, जाओ आप दोनों सब बड़ों का आशीर्वाद ले लो। उनके कहने पर रूहान ने सबका आशीर्वाद लिया, लेकिन जब वो सुमित्रा जी और मनोहर जी के सामने झुके आशीर्वाद लेने तो सुमित्रा जी ने अपने पैर पीछे खींच लिया और वहां से गुस्से में चली गई। रूहानी ये देखकर रोने लगी, पर मनोहर जी ने उसे देखते हुए कहा, लाडो उसकी बातों को कभी अपने दिल पर मत लाना। मैं हूं ना, खूब खुश रहो, सदा सुहागन रहो। उनके हाथ फेरते ही रूहानी उनके सीने से लग के रो दी। बस मेरी बच्ची, अब क्यों रोती है? देख तुझे प्यार करने वाले कितने हैं।
कोई एक अगर तुझ पर उंगली उठा भी दे तो उस उंगली को तोड़ने वाले अभी बहुत है, और अब तो तुझे एक ऐसा साथी मिला है जो तेरा साथ हर परिस्थिति में देगा। बस मेरी लाडो अब मत रोना। ये कहते हुए उन्होंने उसके माथे पर चूम लिया। रूहानी नाम आंखों से उन्हें देखे जा रही थी। साक्षी जी रूहानी को कंधे से पकड़ते हुए बोली, अब बस चलो बाकी की रस्में भी कर ले। ये कहते हुए वो उसे लेकर जाए लगी तो रूहान ने उनसे कहा, बस माँ अब कुछ नहीं, आपका मन था कि रूहानी का गृह प्रवेश यहाँ हो, कुदेवी की पूजा हो, तो वो मैं मान गया, लेकिन अब कोई और रस्म नहीं। अब जो भी रस्म करनी हो वो आप मेरी पत्नी के घर पर करे। ये बोल उसने रूहानी के हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीढ़ियां चढ़ के महल कर पीछे अपने घर आ गया। जब वो वहां आए तो जहां से वो खड़े थे वहां से लेकर घर के दरवाजे तक लाल गुलाब बिछे हुए थे। रूहानी और रूहान ने सामने देखा तो सलोनी आरती की थाल, चावल कलश और आलते की थाल के साथ खड़ी थी। रूहान का घर लाइट्स की जगमगाहट में चमक रहा था। रूहानी ये देखकर एक बार फिर भावुक हो गई थी। तभी आदित्य ने पीछे से आते हुए कहा, अब भाई नई दुल्हन का स्वागत तो उसके घर में भी होना चाहिए। आखिर वो पहली बार हक से वहां से आ रही है। उसके कहने और जब दोनों ने पीछे मुड़ के देखा तो दब खड़े थे और उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। रूहान ने रूहानी का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गया। रूहानी ने एक बार फिर गृह प्रवेश की रस्म किया और अंदर आकर सलोनी के पैर छूने नीचे झुकने लगी तो सलोनी ने उसे अपने गले से लगा लिया। सलोनी उसे अंदर ले आई और उसे सोफे पर बैठा दिया। सलोनी ने रूपा से अंगूठी खोजने वाली रस्म के लिए तैयारी करने को कहा तो वो भाग के रसोई घर में चली गई। आदित्य ने रूहान को देखकर कहा, रूहान इस रस्म में जीत लेना, वरना अगर कहीं हार गए तो जिंदगी भर रूहानी आप पर राज करेगी। हाँ रूहान, जैसे तुम्हारे भैया जीत के बड़ा अपनी हुक्म चला लेते ही। रूहानी तुम चिंता मत करो, जीते कोई भी पर हुकूमत तो बस लड़कियों की ही चलती है। ये बोल सलोनी रूहानी के पास आकर बैठ गई। टैब तक रूपा भी नौकर के हाथ से दूध से भरा एक बड़ा सा बर्तन ले आए। उसने उस बर्तन को बीच में रखने को कहा। नौकरों ने उसे वहां रख दिया। सलोनी ने रानी से रस्म करवाने कहा तो उसने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और दूध के में डाल के घुमा दिया और रूहानी से बोली, अब खोजो। रूहान तो उसके कहने पर खोजने लगा पर रूहानी वैसी ही बैठी हुई थी। सलोनी ने उसका हाथ पकड़कर बर्तन में डाल दिया। रूहानी बस सलोनी और बाकी सब के लिए दूध में बेमन से अंगूठी खोजने लगी। रूहान ने अंगूठी खोज के सबके सामने कर दी। इस पर सब खुश होते हुए बोले, वाह क्या बात है। रूहान ने जब दूसरी बार अंगूठी पाई तो उसे रूहानी के हाथ में दे दिया। रूहानी ये देखकर उसकी तरफ देखने लगी। रूहानी ने सबको अंगूठी दिखा दी। तीसरी बार भी रूहान ने वैसे ही किया। सलोनी, रानी और रूपा रूहानी को लेकर रूहान के कमरे में चली गई। आदित्य बैठा रूहान से बातें कर रहा था। तभी मनोहर जी उसके पास आए। उन्हें देखकर रूहान खड़ा हो गया। मनोहर जी ने उसके सामने खड़े होते हुए कहा, रूहान बेटा, मैं आज ही यहाँ से सुमित्रा को लेकर जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि अब उसके गंदे शब्द मेरी बेटी की जिंदगी में कोई भी आंसू लेकर आए, पर जाने से पहले एक आखिरी काम करना चाहता हूँ। ये कहते हुए उन्होंने अपने साथ लाया हुआ एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया। उस लिफाफे को देखते हुए रूहान ने उनसे पूछा, मौसा नई ये क्या है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मनोहर जी ने उसे देखते हुए बताया, ये रूहानी की माँ की आखिरी निशानी है और इसमें एक लेटर भी है जो वो उसके लिए छोड़ गई थी। और ये घर की चाबी, हो सके तो शिमला में उसकी माँ का घर है, उसे जेल जाकर एक बार दिखा देना। बहुत सी यादें हैं उसकी माँ की वहाँ, उसे शायद अच्छा लगे। अब रूहानी की जिम्मेदारी तुम पर है रूहान, तुम उसके बारे में स्वयं जानते हो, जानकर भी उसका दिल मत दुखाना। उसने वैसे भी बचपन में बहुत दर्द दुख झेला है। मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। उनके ये कहने पर रूहान ने उनके हाथों को थामते हुए कहा, आपसे मेरा वादा है कि आज के बाद रूहानी से कोई कुछ नहीं कह पाएगा। उसकी आंखों में मैं अब कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मनोहर जी ये बात सुन खुश होते हुए बोले, अब मैं खुशी से जा सकता हूँ, पर हाँ पगफेरे के लिए मैं उसे लेने नहीं आ पाऊंगा। शायद तुम समझ रहे होंगे कि क्यों, इसलिए हो सके तो उसे समझा देना आप दोनों। अच्छा अब मैं चलता हूँ, खुश रहे। ये बोल वो चले गए। रूहान ने उस लिफाफा को अपने पॉकेट में रख लिया है। तब तक रानी, सलोनी और रूपा बाहर आए। रानी ने उससे कहा, अब क्या रात यही हॉल गुजारने का है क्या?
चले छोटे देवर आप अपनी पत्नी के पास चले, और बड़े देवर जी आप अपनी बीवी के साथ जाए। आदित्य ने उसके सामने झुकते हुए कहा, जो हुक्म भाभी, चलो भाई हम चलते हैं। ये बोल वो सलोनी का हाथ पकड़ के चला गया। रानी भी उनके साथ जाने लगी तो रूहान ने उससे कहा, भाभी क्या आप खाना भेजवा दोगी? रूहानी ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। उसके ये बोलने पर रानी ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, अरे हम तो इन सब में ये भूल ही गए। रुके मैं अभी भेजती हूँ, चल रूपा। ये बोल के वो रूपा को लेकर चली गई। अब घर में सिर्फ रूहानी और रूहान थे। रूहान के दिमाग में कुछ चल रहा था। वो सोच ही रहा था कि तभी उसे कमरे से कुछ गिरने की आवाज आए। वो भाग के अंदर गया तो फूलदान नीचे गिरा हुआ था। रूहान ने आगे बढ़ के रूहानी का हाथ पकड़ा और उसे पीछे करते हुए कहा, रूहू क्या कर रही है आप? रुकिए। ये कहते हुए उसने उसका घूंघट हटा दिया। रूहान ने उसे संभाल के बिस्तर पर बैठाया। रूहानी का लहंगे बहुत भारी था और जो उसने राजस्थानी जेवर पहने थे वो भी भारे थे। उसके हाथ में पहने कलीरे भी बहुत वजनदार थे। रूहान ने देखा रूहानी के गले पर लाल निशान हो गए थे। उसने उसके पास आते हुए कहा, इसे उतारा क्यों नहीं? देखो गले पर निशान हो गया ना। ये कहते हुए उसने गले के बड़े हर को निकाला और हाथों से कालीरों को। सामने के ड्रॉ से उसने एक दवाई ली और उसे रूहानी के गले पर लगाते हुए कहा, आप गुस्सा है? रूहान कुछ बोल पाती कि इससे पहले रूपा ने हॉल में से आवाज दी, भैया खाना ले आए हो। उसके कहने पर रूहान उससे दूर हुआ और बाहर चला आया। उसने रूपा को देखते हुए कहा, रूपा आप अपनी भाभी को खाना खिलाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ, हो सके तो उन्हें सुला देना, वो बहुत थकी होंगी। ये बोल वो चला गया। रूपा थाली लेकर अंदर आ गई। इधर केसर अपने कमरे में बैठी सोचे जा रही थी कि आखिर ये सब क्या हुआ। सब खुद से कहा, मैंने बकाया सोचा था और क्या हुआ, पर ये सब हुआ कैसे? कैसे सब मान गए और बड़े ठाकुर वो कैसे मान गए इस शादी के लिए? कैसे हुआ ये सब? ये तो होना ही था। आखिर तुम लड़ भी तो रूहान सिंह ठाकुर से रही थी, मोह की तो तुम्हें खानी ही थी। रूहान की आवाज सुन केसर ने जब उसकी तरफ देखा तो वो दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। चैप्टर 55 पहली रसोई की रस्म। केसर ने जब दरवाजे के सामने देखा तो रूहान खड़ा उसे गुस्से में देख रहा था। केसर ने उसे देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रूहान ने उसके कमरे में आते हुए कहा, तुम्हें कुछ सवालों के जवाब देने आया हूँ। तुम्हारे मन में बहुत सवाल होंगे कि आखिर ये शादी हुई कैसे? आखिर रूहानी की इज्जत बची कैसे? आखिर बड़े ठाकुर और मनोहर जी शांत कैसे हैं मेरी और रूहानी की शादी को लेकर? और वगैरह वगैरह, तो मैं सबका जवाब देने आया हूँ। केसर ने उसे गुस्से में देखते हुए कहा, तो ये सब तुमने किया? नहीं मैंने नहीं, तुमने खुद अपने हाथों से ये सब किया। तुमने ये एक बार भी नहीं सोचा कि आखिर मैं खामोश क्यों हूँ? आखिर किस लिए मैं शांत हूँ जबकि मेरी मोहब्बत किसी और की होने जा रही है? तुम्हें क्या लगा मैं डर चुका था, या मुझे कुछ पता नहीं था? केसर हम सब जानते थे, पर हम कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि हमने रूहानी को वचन दिया था कि ये शादी नहीं रुकेगी। पर यह वादा भी किया था कि उनकी शादी हमारे साथ होगी, और देखो मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। तुमने खुद समीर को मेरे रास्ते से हटा दिया और मेरी शादी उनसे हो गई। अब दूसरी बात कि बड़े ठाकुर क्यों कुछ नहीं बोले? आखिर वो कैसे पलट गए? वो क्या है ना केसर, तुमने सिर्फ वहां तक सोचा जहां तक तुम सोच सकती थी। बड़े ठाकुर तो हमेशा से रूहानी से बहुत प्यार करते थे, उसे अपनी बेटी मानते थे, और मेरी शादी रूहानी के साथ हो ऐसा मेरी माँ के मन में था, जो उन्होंने बड़े ठाकुर से एक रात कहा जिसे मैंने सुन लिया था। बड़े ठाकुर भी रूहानी को हमारे घर की बहू देखना चाहते थे। घर की परंपरा के मुताबिक एक घर और सगी बहनें हमारे घर नहीं आ सकती। पर रूहानी एक घर की नहीं थी बल्कि रिश्तेदार थी और ना सगी बहन थी, तो शादी में कोई अड़चन नहीं आने वाली थी, और आती तो मैं रूहान सिंह ठाकुर खड़ा था उससे सामना करने दीवार की तरह। तीसरी बात, मनोहर जी कैसे माने? ये बात तो मेरे अंदर भी थी कि मनोहर जी इस शादी के लिए नहीं मानेंगे, और रूहानी उनकी नफरत और नाराजगी झेल नहीं सकती थी, इसलिए उनकी है मेरे लिए बहुत जरूरी थी। शादी के एक रात पहले यानी काल रात को मैं सलोनी भाभी के कमरे में उनसे रूहानी के लिए बात करने गया था, पर वहां जब मैं गेट तक पहुंचा तब देखा रानी भाभी, सलोनी भाभी, आदित्य भैया और रूपा मनोहर जी के साथ बैठे बात कर रहे थे।
सलोनी भाभी उन्हें समझा रही थी कि समीर अच्छा लड़का नहीं है, रूहानी उसके साथ खुश नहीं रहेगी। रानी भाभी ने कहा कि वो शादी के बारे में सोच ले और ये भी कहा कि मैं रूहानी को पसंद करता हूँ और उसके साथ हमेशा खड़े रहूंगा। इस बात पर मनोहर जी ने कहा कि जो होगा कल वो रूहानी का भाग्य समझ के उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, पर वो शादी नहीं रोक सकते क्योंकि बहुत देर हो गई है। तब मैं अंदर गया कमरे में और उनसे समीर के बारे में सब कहा जो सच था उसका। इस पर उन्होंने सच सुनकर कहा मुझसे कि अगर कल तुम ये साबित कर सको तो मेरी बेटी का हाथ थाम सकते हो, इसलिए अब समीर का महल तक आना जरूरी था, जैसा तुम जानती हो। और फिर आगे क्या हुआ वो आपके सामने था। ये कहते हुए वो उसके सामने मुस्कुराते हुए खड़ा था। केसर उसे गुस्से वाली नजरों से देख रही थी। उसने गुस्से में उसे देखते हुए कहा, कब तक बचा सकते हुए उसे, मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। रूहान ने उसे देखते हुए कहा, उनकी छोड़े आप उनके लिए मैं हूँ, तुम फिक्र अपनी करो, क्योंकि अब तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। तो उल्टी गिनती शुरू करो अपनी केसर, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हें यहाँ से उठा के बाहर फेंकने वाला हूँ। ये बोल रूहान वहां से चला गया। केसर गुस्से में उसे जाते हुए देखकर बोली, मुझे यहाँ से निकालना इतना आसान नहीं है, तुम भी देखो मैं क्या करती हूँ। इधर रूहान जब अपने कमरे में आया तो देखा कि रूपा हॉल में बैठी थी। रूहान ने उससे पूछा, रूपा आप यहाँ क्यों बैठी हो? भाभी कहाँ है आपकी? रूपा ने उठते हुए कहा, रूहू भाभी तो खाना खाते ही सो गई, मैं भी जा रही हूँ, बहुत रात हो गई है भैया, मुझे भी नींद आ रही है। उसके ये बोलने पर रूहान ने उससे कहा, अच्छा जाओ, पर सुनो रूहानी का सारा सामान कल यहाँ भेजवा देना, उसे जरूरत पड़ेगी। जाओ अब सो जाओ। उसके कहने पर रूपा चली गई। रूहान ने गेट बंद किया और हॉल के लाइट्स ऑफ करते हुए वो अपने कमरे की तरफ चल दिया। उसने धीरे से कमरे का गेट खोल के देखा तो गुलाबों से सजे बिस्तर पर रूहानी सो रही थी। बगीचे की तरफ की खिड़की से आ रही चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। रूहान कमरे में आया और उसने बहुत धीरे से दरवाजे को बंद किया। जैसे दरवाजा बंद हुए रूहानी ने करवट ली और उसके करवट लेते ही शांत माहौल में उसके चूड़ियों की और पाजेब का शोर गूंज उठा। रूहान ने देखा रूहानी अपने मेहंदी भरे एक हाथ को अपने गालों के नीचे रख के सो रही थी। उसके बिखरे बाल हवा से तकिए और उसके चेहरे पर उड़ के बिखर रहे थे। रूहानी अपनी शादी के जोड़े में ही सो गई थी। रूहान उसके पास आया और बिस्तर के दूसरी तरफ से आकर उसके सिराहने बैठ गया। उसने धीरे से रूहानी के चेहरे से बालों को हटाया और उसके माथे पर सज रहे अपने नाम के सिंदूर को और गले में पहने अपने नाम के मंगलसूत्र को देखने लगा। उसे देखते हुए उसने कहा, आपसे किया वादा मैंने निभा दिया, अब आपको खुश रखने का, आपकी जिंदगी में दुख को ना आने देने का और आपके दिल के एहसास को होठों तक लाने का वादा पूरा करना है। ये कहते उसने उसके चेहरे को बहुत ध्यान से देखा। रूहानी के चेहरे को देखकर उसे लग रहा था जैसे कि वो सुकून से है। वो ये सोच ही रहा था कि तभी नींद में रूहानी ने उसे पकड़ लिया और उसके सीने पर सर रख दिया। रूहान ने उसके पास आने से उसे बाहों में ले लिया। अब आपसे दूर जाने का कोई बहाना नहीं है, अब तो आपका हक है कि आप मेरे पास आ सकती है। वादा है आपसे कि अब आपको कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ये कहते हुए उसने रूहानी को अपनी बाहों में कसके जकड़ लिया और खुद भी सो गया। सुबह का वक्त, रूहान का कमरा। सुबह रूहानी की जब आंखें खुली तो उसने देखा वो कमरे में अकेली थी। वो अपना लेहंगा समेटते हुए बिस्तर से नीचे उठ खड़ी हुई। रूहानी बाहर हॉल में आए तो रूपा बैठी हुई। उसने उसे देखते हुए कहा, रूपा तो क्या रात से यही है? ठाकुर साहब कहाँ है? रूपा उठ के उसके पास आते हुए बोली, अरे नहीं दीदी, हम तो रात में चले गए थे। भैया यहाँ थे, सुबह किसी काम के सिलसिले में उदयपुर गए हैं, पर बोल के गए ही कि शाम तक आ जाएंगे। चलो आप नहा के तैयार हो जाओ, आज आपकी रसोई पूजन है। ये बोलते हुए वो उसे उसके कमरे में वापस ले आई थी। रूहानी ने उसे देखते हुए कहा, महल में सब ठीक है ना? कल की बात पर कोई गुस्सा तो नहीं है? रूपा ने अलमारी से कपड़े निकालते हुए उसने कहा, कोई गुस्सा नहीं, बल्कि सब इंतजार कर रहे हैं कि आप आओ, रस्में करो। अच्छा चलो अब तैयार हो जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। ये कहते हुए उसने उसे कपड़े दिए और वॉशरूम में जाने को कहा। रूहानी गई और नहा के कपड़े पहनकर बाहर आए। रूपा ने उसे रेडी किया और अपने साथ महल ले गई। रूहानी जब महल आए तो सब उसका ही इंतजार कर रहे थे।
रूहानी सबके पास आई और सबका आशीर्वाद लेकर खड़ी हो गई। साक्षी जी ने सुनंदा से कहा, छोटी जाओ जरा ले जाकर रूहानी का रसोई पूजन करा दो और सामान दे दो कि वो सबके लिए कुछ मीठा बना दे। उनके ये कहने पर सुनंदा जी उसे लेकर जाने लगी तो रानी सलोनी और रूपा भी पीछे चल दी। इस पर साक्षी जी ने कहा, आप तीनों बस पूजा करा के आ जाना, वहां पर कहीं इसकी मदद मत करना, वरना बताऊंगी आप तीनों को। उनके ये बोलने पर तीनों मुंह बना के चली गई। रूहानी सबके साथ अंदर गई। सुनंदा ने उसकी रसोई पूजन कराया और सारा सामान दे बाहर आ गई। रूहानी सबके लिए मीठा बनाने लगी। सलोनी और रानी वहीं बैठ गए। रूपा ने रूहानी को सारा सामान दिया। कुछ देर में रूहानी ने सबके लिए खीर बना ली। रूपा ने खीर कटोरी में निकाली, उसे ट्रे में रखा और रूहानी के हाथों में देते हुए बोली, ले जाओ दी सबको खिला दो। रूहानी ने ट्रे लिया और बाहर आ गई। रूहानी ने सबको खीर दी। बड़े ठाकुर ने खीर कहते हुए कहा, बहुत मीठी है, बिल्कुल आपकी बातों की तरह, इधर आओ। उनके बुलाने पर रूहानी उनके पास चली गई। बड़े ठाकुर ने अपने जेब से एक बॉक्स निकाल के उसे देते हुए कहा, ये आपके लिए, आपके पहले खाने की नेक। इस पर रूहानी ने उनसे कहा, पर बड़े पापा इसकी क्या जरूरत है। ये सुनते ही साक्षी जी ने कहा, ये नेक हर बहू को मिलता है, ले लो रूहानी। उनके कहने पर रूहानी ने नेक लिया और झुक के बड़े ठाकुर से आशीर्वाद लिया। बड़े ठाकुर ने उसे देखते हुए कहा, और एक बात, मैं आज से आपका बड़े पापा नहीं हूँ, बल्कि पापा हूँ, तो आप मुझे आजब से पापा बोलेगी। उनकी बात पर रूहानी उन्हें भारी नजरों से देखने लगी। उसे के सब एक सपने की तरह लग रहा था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसे इतना प्यार भी मिल सकता है। वो इन सब के प्यार को देखकर भावुक हो चुकी थी। सब ने रूहानी को कुछ ना कुछ तोहफा दिया। बड़े ठाकुर सोहम ठाकुर के साथ अपने फैक्ट्री चले गए। घर में औरतें ही रह गई। रूहानी को साक्षी जी अपने कमरे में ले आए और उससे बोली, बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ, जो मैंने अपने रूहान की बहू के लिए बनाया था। अब तुम उसकी हकदार हो। ये कहते हुए वो अलमारी के लॉकर से एक बड़ा सा बॉक्स ले आए और उसे रूहानी के सामने रख दिया। उन्होंने बॉक्स खोल के दिखाया तो उसमें हार था। साक्षी जी उसे सब देते हुए बोली, रखो इसे और अब ये तुम्हारा। और एक बात रूहानी, ये शादी चाहे जैसे हुई हो, पर एक बात याद रखना, रूहान एक सच्चे साथी की तरह तुम्हारा साथ देगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। ये सुनते ही रूहानी उनकी तरफ हैरानी से देखने लगी। चैप्टर 56 बड़े ठाकुर की फैक्ट्री में आग। रूहानी ने जब साक्षी जी के मुंह से ये सुना कि वो जानती थी कि रूहान को उससे प्यार है, तो वो हैरानी से उन्हें देखने लगी। उसने उनसे कहा, आपको कैसे पता कि वो मुझसे प्यार करते हैं? उसके इस सवाल पर रानी, सलोनी और रूपा अंदर आए और रानी ने उससे कहा, ये सबको पता था रूहू कि रूहान आपसे प्यार करते हैं, बस आप ही समझ नहीं पाए। अरे देखा नहीं तुमने कैसे तुम्हारे लिए वो सब के सामने खड़े हो जाते थे, और तुम पहली थी जिसे भैया अपने साथ कहीं ले गए हो और अपने घर में अपने साथ रखे हो, वरना आज तक उन्होंने इसके लिए किसी की नहीं सुनी। वो कभी किसी लड़की, छोड़ो लड़के को भी नहीं ले गए हैं अपने घर, पर आपके लिए वो एक बार में मान गए, तभी हमें पता चल गया कि वो आपसे प्यार करते हैं। ये कहते हुए रानी उसके सामने बैठ गई और सलोनी ने बच्चे को साक्षी जी के बिस्तर पर सुला दिया। साक्षी जी ने मुस्कुरा के उसे कंगन पहनाते हुए कहा, और अब हमारी बात ध्यान से सुनो रूहानी, आप अब सुहागन हो और वो भी नई नवेली दुल्हन हो। इस तरह से अब मत रहा करे। आपको इतने फीके कपड़े और ऐसे कुंवारी लड़कियों की तरह सज के मत रहा करो। अब आपको एक अच्छी नई नवेली बहू की तरह रहना होगा। अच्छा चलो पहले आप ये पहनकर आओ और आप सब इसे समझाओ, हम आते हैं तब तक। ये बोलकर साक्षी जी वहां से चली गई। साक्षी ने रूहानी से कपड़े और श्रृंगार के लिए इसलिए ऐसा कहा था क्योंकि रूहानी ने सिर्फ सिंदूर और मंगलसूत्र पहना था नई दुल्हन के नाम पर, बाकी वो वैसे ही आई थी जैसे वो शादी से पहले रहती थी। इसलिए साक्षी जी ने उसे समझाया था। उनके कहने पर रूहानी ने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई और कुछ देर में वो गहरे गुलाबी रंग के लहंगे और ब्लूज पहन के बाहर आए। उसे देखते हुए रानी ने मुस्कुरा के उसके पास आई, उसे दुपट्टा पहनाते हुए कहा, रूहानी तुम्हारी शादी जिससे हुई है वो थोड़ा अकड़ू है, तो उसे संभालना आपकी जिम्मेदारी है, पर जहां तक हमने जाना है रूहान भैया तुम्हारे लिए बदल गए हैं। वो तुम्हारे लिए सब पर गुस्सा कर सकते हैं,
पर तुम पर गुस्सा नहीं कर सकते। और एक बात, अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो उन्हें प्यार करने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी अब वो आपके पति है। अगर है कुछ उनके लिए दिल में तो उसे दिखाओ, जताओ, क्योंकि वो जरूरी है। वैसे भी भैया को हर चीज अधूरी ही मिली है। बस इतना चाहते हैं कि इस बार उन्हें उनका प्यार पूरा मिले है। पर तुम वक्त ले सकती हो, कोई जल्दबाजी नहीं है। तुम आराम से समझो अपने रिश्ते को, जानो उसे, तब आगे बढ़ो इस रिश्ते में। ये कहते हुए रानी ने उसे नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार कर दिया था। उसने खुद को आईने में देखा तो वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सलोनी ने उसे देखते हुए कहा, चलो अब जाओ और खुद की नई जिंदगी को शुरू करो। और हाँ, आज खाना यहीं से जाएगा, पर कल से आप अपने पति के लिए खुद खाना बनाना। अब रूपा आपको आपके पति के घर छोड़ के आए, और अब से ऐसे ही तैयार होना है। चलो जाओ अब। ये सुनकर रूहानी धीमे कदम के साथ रूपा के पीछे चल दी। रानी और सलोनी दोनों एक दूसरे को देखने लगे। रानी ने सलोनी से कहा, बस अब इन दोनों की जिंदगी में कोई दुख ना आए। अब ये दोनों हमेशा खुश रहे। बहुत दुख देख लिए इन दोनों पर, अब बस खुशियां ही खुशियां हो इन दोनों की जिंदगी में। सलोनी ने भी उसे देखते हुए कहा, दीदी सही कहा आपने, अब बस ये दोनों खुश रहे। ये बन उसने उसे साइड से गले लगा लिया। इधर रूपा रूहानी को छोड़ के जाने लगी तो रूहानी ने उससे कहा, रूपा तो कुछ देर रुक सकती है। रूहानी के पूछने पर रूपा ने उससे कहा, नहीं दीदी माफ कर, काम बहुत है, मुझे जाना होगा। पर मैं बीच बीच में आकर मिल लूंगी आपसे। अच्छा मैं चलती हूँ। ये बोल वो चली गई। रूहानी वही अकेले खड़े बड़े से घर को देख रही थी। वो कमरे में आई तो देखा उसका सारा सामान रूहान के कमरे में शिफ्ट हो चुका था। उसकी किताबें भी वही रखी थी। उसने सब कुछ देखा और आकर टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठ के अपनी किताब निकाल काम करने लगी। इधर रूहान अपने केबिन में बैठा नए ऑफिस के मॉडल को देख रहा था। वहीं पास में कंस्ट्रक्शन डीलर वाले बैठे थे। रूहान उसमें कुछ चीजें चेंज करा रहा था। तभी उसने देखा दोपहर ले 3 बज गए थे। उसने नील को आगे बताने को कहा और अपना फोन लेकर बाहर आ गया। उसने रूहानी के फोन पर फोन लगाया तो उसने फोन नहीं उठाया। उसने दोबारा फोन किया तो वो नॉट रीचेबल बता रहा था। उसने अपने एक आदमी को फोन किया, उसने एक ही बेल में फोन उठा लिया। उसके बोलने से पहले ही रूहान ने उससे कहा, रूहानी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? उसके पूछने पर उस आदमी ने कहा, जी सर वो ठीक है, अंदर है। मेरी बात कराओ। रूहान के कहने पर वो आदमी घर के अंदर गया और कमरे के दरवाजे लर जाकर नॉक किया तो रूहानी ने दरवाजा खोला। सामने उस आदमी को खड़े देखकर वो बोली, जी। उस आदमी ने उसे फोन देते हुए कहा, माम सरला फोन है, आपसे बात करना चाहते हैं। कौन से सर? ये बोलते हुए उसने एक लंबी सी जम्हाई ली। उसकी आंखों में नींद साफ झलक रही थी। उसे देख के लग रहा था जैसे वो नींद से जागी हो। उस आदमी ने उसे देखते हुए कहा, जी रूहान सर का। रूहानी ने उससे कहा, पर मुझसे क्यों बात करेंगे? मुझसे क्या लेना देना उन्हें? अच्छा अभी आप जाओ, मैं काम कर रही हूँ। ये बोल उसने अलसाई आंखों से गेट बंद कर दिया। वो आदमी अजीब से उसे देख रहा। उसने फोन वापस कान पर लगाते हुए कहा, सर, वो मैडम शायद नींद में थी, अजीब बातें कर रही थी। रूहान ने रूहानी की सारी बातें सुन ली। वो मुस्कुरा रहा था। उसने उस आदमी से कहा, अच्छा आप रहने दे, जाए काम करे अपना, मैं शाम को आकर बात कर लूंगा उनसे। ये बोल उसने मुस्कुराते हुए फोन रख दिया। शाम का वक्त, रूहानी का कमरा। रूहानी अपना काम कर रही थी कि तभी उसके सर का मैसेज आया। उसने उसे ओपन करके देखा तो उसमें उसके इंटर्नशिप के लिए आया था। कल सुबह 10 बजे उसे जयपुर इंटरनेशनल कॉलेज पहुंचना था। ये देखकर वो बहुत खुश हुई, पर तभी उसे याद आया कि उसे रूहान से अब इसके लिए पूछना होगा। पर तभी उसे ये भी याद आया कि आज उसने नींद में क्या क्या बोल दिया था। पर फिर भी उसने सोचा कि वो बात करेगी। तभी उसके पास रूपा आई और उससे खाने के लिए पूछने लगी। तो उसने रूपा से कहा, रूपा रहने दो, हम खुद बना लेंगे, बस तुम मदद कर दो हमारी। ये कहते हुए रूहानी उठी और किचन की तरफ चल दी। रूपा ने उसके पीछे जाते हुए कहा, क्या बात है रूहानी दीदी, आप तो रानी भाभी और सलोनी भाभी की बात बहुत जल्दी समझ गई और पत्नी बन गई। वैसे अच्छा ही है, अब तो ज्यादा नहीं बोल रही है। चल जाकर सब्जियां काट, मैं आटा गूंथ देती हूँ। ये कहते हुए उसने आने सर से पल्ले से दुपट्टा हटा दिया और काम करने लगी। रूपा भी काम में लग गई।
कुछ घंटे में उन्होंने सारा खाना रेडी कर दिया था। रूपा ने वक्त देखते हुए उससे कहा, दीदी मैं चलती हूँ, क्या पता महल में मेरी जरूरत हो, अब देख लेना। ये बोलकर वो चली गई। रूहानी भी जाकर अपने कपड़े बदल के आ गई। उसने देखा रूहान के घर में कहीं भी पूजा घर नहीं था और ना भगवान की तस्वीर, इसलिए वो शाम की पूजा कर नहीं सकती थी। रूहानी आई और वही सोफे पर बैठ गई। 10 बजे के करीब रूहान जब घर आया तो उसने देखा रूहानी सोफे पर बैठी बैठी सो गई थी। रूहान ने उसे सोता हुआ देखा तो अपने लैपटॉप का बैग बहुत धीरे से दूसरे सोफे पर रखा और रूम में जाने लगा तो टेबल से उसका पैर टकरा गया, जिससे रूहानी की आंख खुल गई। उसने देखा तो रूहान उसके सामने खड़ा था। रूहानी ने वक्त देखा तो 10:10 हो रहे थे। रूहानी वापस से वही सोने लगी और आंखों बंद करते हुए बोली, अगली बार अगर आप देर से आए तो अकेले ही इस घर में रहेंगे, मैं अपनी दीदी के पास वापस चली जाऊंगी। ये कहते हुए उसने सोफे पर रखी कुशन को कसके पकड़ लिया। रूहान उसकी बातों पर उसे हंस के देख रहा था। उसने उसे आगे बढ़ के अपनी बाहों में उठा लिया और कमरे में ले जाने लगा। रूहानी ने उसके शर्ट का कॉलर कसके पकड़ते हुए कहा, खाना बनाया है, खा लेना और अगली बार जल्दी घर आना। रूहान ने उसे बिस्तर पर लेटाते हुए कहा, आपने खाया नहीं, आपका इंतजार कर रही थी। उसने ये कहते हुए दूसरी तरफ करवट बदल ली। रूहान गया किचन से प्लेट में खाना निकाल लाया और उसे टेबल पर रख रूहानी को उठाते हुए बोला, रूहानी चलो आओ खाना खाओ, तब सोना। ये बोल उसने उसे उठा के बैठा दिया। रूहानी अलसाई हुई आंखों से बैठी उसे देख रही थी। रूहान प्लेट लेकर आया और उसके सामने बैठकर उसे खिलाने लगा। रूहानी की नींद अब खुल चुकी थी। उसने रूहान को देखते हुए कहा, सॉरी, वो आपने दोपहर में फोन किया था और मैंने पता नहीं क्या बोल दिया, सॉरी। रूहान ने उसे पानी का गिलास देते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगली बार अपना फोन चार्ज करके रखना, मैं घबरा गया था, इसलिए उस आदमी से बोला था कि आपसे बात कराए। मैं खाना खा के आता हूँ। ये कहते हुए वो उठ के किचन में गया और खाना लेकर खुद भी खा के कमरे में आया। रूहानी ने उसे देखते हुए पूछा, मुझे आपसे कुछ पूछना था। रूहान ने उसे देखते हुए कहा, क्या बोले। वो मुझे कॉलेज में इंटर्नशिप करने के लिए मिला है, कल से जाना है, तो क्या मैं जा सकती हूँ? उसके ऐसे पूछने पर रूहान ने उसके पास आकर उसके गालों को एक हाथों से छूते हुए बोला, आप कुछ भी कर सकती है, बस आप सही सलामत रहे। एक और चीज पूछनी थी, हमाम बोलो। वो मैं पूजा करती हूँ, पर आपके घर में पूजा घर नहीं है, क्या मैं एक छोटा सा मंदिर रख लूँ? इस पर रूहान ने उसे देखते हुए कहा, मुझे उन पर भरोसा नहीं, पर अगर आपको है तो आप उन्हें ला सकती है इस घर में, और ये मेरा घर नहीं है, अब से ये आपका घर है, हमारा घर है, और कुछ। इस पर रूहानी ने सर हिला के ना कह दिया। रूहान उठ के वॉशरूम में जाने लगा तो रूपा भागते हुए आए। उसे देखकर रूहानी ने कहा, क्या हुआ रूपा? भैया भाभी, वो बड़े साहब की फैक्ट्री में आग लग गई है। बड़े ठाकुर और सोहम चाचा जी वही है। ये सुनते ही रूहानी घबरा गए। चैप्टर 57 रहन का गुस्सा। रूपा ने जब ये कहा कि बड़े ठाकुर की फैक्ट्री में आग लग गई है तो रूहान और रूहानी दोनों घबरा गए। रूहानी ने उससे कहा, पर यह हुआ कैसे? ये कहते हुए वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई। रूपा ने घबराते हुए कहा, पता नहीं रूहानी भाभी। रूहान उसे देखते हुए कहा, मैं अभी जाकर देखता हूँ। रूहानी, आप माँ के पास जाओ। ये बोल वो बाहर निकला और अपने कुछ आदमियों के साथ फैक्ट्री के लिए निकल गया। रूहानी भी रूपा के साथ महल में आ गई थी। जब वो महल आई तो उसने देखा कि साक्षी जी का रो रो के बुरा हाल था। रानी और सलोनी उन्हें संभाल रहे थे। आदित्य और सोमफोनो ही फैक्ट्री के लिए निकल गए थे। रूहानी साक्षी जी के पास बैठते हुए बोली, माँ आप शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। ये कहते हुए उसने उनके दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया। इधर रूहान जब फैक्ट्री पहुंचा तो उसने देखा कि आग बहुत तेज लगी थी, कि सारी फैक्ट्री आग की लपटों में घिर गई थी। सभी लोग आग बुझाने में लगे थे। उसने देखा कुछ लोग सोहम जी को लेकर आ रहे थे। उनकी हालत खराब थी, शायद धुएं में रहने के कारण उनकी हालत खराब थी। वो सोहम जी के पास गया तो उन्होंने बहुत मुश्किल से कहा, रूहान बड़े भैया अंदर है, उनके बचा। ये सुनते ही रूहान अंदर की तरफ भागा। आदित्य उसे पकड़कर रोक रहा था। रूहान,
पागल हो गए हो, आग देख रहे हो, अंदर गए तो मर जाओगे। हम बड़े पापा को बाहर निकालने की देखते हैं। रूहान को आदित्य के कहने का कोई असर नहीं हुआ। उसने उसे धक्का दिया और वहां खड़े एक आदमी से कंबल लेकर अंदर की तरफ चला गया। आदित्य ने देखा रूहान अंदर चला गया तो उसने पानी की पाइप इस तरफ करने को कहा सबको। इधर अंदर रूहान बड़े ठाकुर को खोज रहा था। उसने उन्हें आवाज लगाते हुए कहा, बाबा बाबा आप कहाँ हो? ये कहते हुए वह बढ़ा तो उसने देखा कि बड़े ठाकुर कुछ दूर पर मशीनों के पास थे। उब के खास खास के बुरा हाल हो चुका था। रूहान ने जैसे उन्हें देखा वो भाग के उनके पास गया और उन्हें कंबल में ढकते हुए बोला, बाबा आप ठीक हो ना? बड़े ठाकुर ने जब रूहान के मुंह से अपने लिए बाबा सुना तो उसकी तरफ देखने लगे। रूहान उन्हें लेकर बाहर आने लगा। जब तक वो दरवाजे तक पहुंचा तब तक उधर की आग बुझ चुकी थी। रूहान बड़े ठाकुर को लेकर जल्दी से बाहर आया और उन्हें ले जाकर उसने बैठाया और पानी मंगवाया। बड़े ठाकुर खास खास के बुरा हाल था। रूहान ने उनकी पीठ सहलाते हुए कहा, बाबा आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? बड़े ठाकुर ने उसे देखकर खांसते हुए कहा, नहीं मैं ठीक हूँ रूहान। तभी नौकर पानी लेकर आया। रूहान ने जल्दी से बोतल की सील तोड़ते हुए पानी बड़े ठाकुर को दिया। वहां आदित्य, सोम और सोहम जी भी आ गए थे। सोहम ने बड़े ठाकुर को देखकर कहा, बड़े भैया आप ठीक हो ना? बड़े ठाकुर ने पानी पीकर कह, हाँ सोहम हम ठीक है। आदित्य सोम आप दोनों देखो किसी को कोई नुकसान ना हो, कोई भी आदमी जख्मी ना हो। उसके कहने पर आदित्य और सोम ने कहा, आप फिक्र मत करे बड़े पापा हम देख लेंगे। रूहान तुम पापा और बड़े पापा को घर ले जाओ, हम कुछ देर में आते हैं। ये बोल वो दोनों बाकी लोगों के पास चले गए। रूहान सोहम और बड़े ठाकुर को लेकर महल के लिए निकल गया। इधर महल में केसर ने रूहानी को देखते हुए बोली, वैसे सुनंदा जी कमाल की बात है, नई बहू के आते ही फैक्ट्री में आग लग गई। लगता है सच ही कहती है सुमित्रा जी की ये लड़की मनहूस है। तभी तो देखो फैक्ट्री में आग लग गई, इतना बड़ा नुकसान हो गया। उसके ये कहने पर रूहानी घबराई हुई नजरों से उसे देख रही थी, लेकिन सलोनी ने उससे कहा, केसर जी अच्छा होगा कि अपना मुंह बंद कर ले वरना मुझे मुंह खोलने में वक्त नहीं लगेगा। मुझे ऐसे बोल के तुम चुप नहीं करा सकती सलोनी बहू, अब जो सच है वो तो सच ही है। अरे इसके कदम इतने मनहूस हैं कि इस घर में पड़े नहीं कि आग लग गया। इतना नुकसान हो गया, अपनी माँ की कोख से पैदा हुई तो वो भी मर गई। अरे मुझे तो समझ नहीं आता कि रूहान इस मुसीबत और इस मनहूसियत को शादी कर घर में लाया क्यों है। अरे ऐसे लोग किसी की जिंदगी में खुशियां नहीं ला सकते। ये मनहूस थी तभी तो इसके बाप ने इसकी शक्ल क्या इसे न तक नहीं दिया अपना। ना जाने रूहान किसका पाप इस महल के माथे। वो इतना ही बोल पाई थी कि तभी किसी ने उसे मुड़ा एयर एक जोरदार का थप्पड़ उसके गाल पर रख दिया। सबको कानों में कब वो थप्पड़ गया तो सबने देखा रूहान बहुत गुस्से में वहां खड़ा केसर को देख रहा था। बड़े ठाकुर और सोहम जी भी ये देख रहे थे। केसर ने गुस्से में देखते हुए बड़े ठाकुर से कहा, आपका बेटा मुझे मार रहा है, आप चुपचाप खड़े बस देख रहे हैं, कुछ बोलेंगे नहीं आप? ये सुनते ही रूहान ने उसके सामने खड़े होते हुए कहा, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि सबको पता है कि मैंने जो किया है ठीक किया है। और तुम्हारी इतनी हिम्मत को रूहानी सिंह ठाकुर की बीवी को इतना कुछ कह गई, शायद तुम्हें मेरी बात याद नहीं है। तो मैं आप फिर बताता हूँ, रूहानी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। उसके लिए एक बुरा लफ्ज बोलने वाले की जिंदगी हराम कर सकता है ये रूहानी सिंह ठाकुर। मैं अपनों बीवी कर खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता और तुम उससे मनहूस और ना जाने क्या क्या बोल गई। तुम भूल कैसे गई कि उसके साथ मैं उसका पति खड़ा है। मुझे तुम जैसी औरत को मौत के दर्शन कराने में एक सेकंड नहीं लगेगा। तुम सोच नहीं सकती वो मौत तुम्हें नसीब करूंगा। अगर दोबारा मेरी बात बीवी के बारे में कुछ नहीं गलत मैंने सुना तो। ये बोल वो रूहानी का हाथ पकड़ वहां से ले गया। उसके जाने के बाद केसर भी गुस्से में वहां से चली गई। साक्षी जी ने जब बड़े ठाकुर को सही सलामत देखा तो उनके पास आते हुए बोली, आप ठीक है ना? सोहम भैया आप दोनों को कुछ हुआ तो नहीं? उसके ये पूछने पर बड़े ठाकुर ने कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ है, आप शांत रहे। ये सुनते ही साक्षी जी ने देखा दोनों के हाथों पर जलन के निशान थे। उसने दोनों को बैठने को कहा और नौकर से दवा लाने को कहा। आओ सब बैठे, इतना जल गया है और आप बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ। जा रूपा बर्फ ले आए और ठंडा पानी। उसके कहने पर रूपा चली गई।
इधर रूहान रूहानी को लेकर घर आया तो गुस्से में उसका हाथ छोड़ के वहां खड़ा हो गया। उसने रूहानी को बिना देखे कहा, आप कमरे जाओ। रूहानी ने इस वक्त बहस करना जरूरी नहीं समझा और चुपचाप कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद रूहान ने नील को फोन करके कहा, नील केसर के खिलाफ जो साबित है उसे कल सुबह लेकर आओ, परसों यहां आओ, मैं अब उसे और एक दिन यहां बर्दाश्त कर सकता। नील ने उसके गुस्से को महसूस करते हुए कहा, जी सर, आपको सारे साबित परसों सुबह तक मिल जाएंगे। ये बोल उसने फोन रख दिया। रूहान भी दूसरे कमरे में चला गया। अगले दिन रूहानी उठी तो रूहान को पूरे घर में खोजा पर वो नहीं था। उसने फोन उठा के फोन करना चाहा तो देखा कि रूहान का मैसेज था। हंसने पड़ा तो उसमें लिखा था, मुझे काम है, मैं जल्दी जा रहा हूँ, आप आराम से कॉलेज जाना, शाम को मिलूंगा, और कल सुबह आपके लिए एक सरप्राइज है तो अपने कपड़े पैक कर लेना, आपके कॉलेज वालों से मैं छुट्टी ले लूंगा, हैव अ नाइस डे। रूहानी ने जब मैसेज पढ़ा तो सोचने लगी पर उसे देर ना हो जाए इसलिए वो जल्दी से रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल गई। ये से ही पूरा दिन किसी न किसी काम में रूहानी का दिन बीत गया। और शाम को जब रूहान घर आया तो उसने देखा रूहानी किचन में खाना बना रही थी। रूहान चुपचाप अपने कमरे में गया और चेंज करके बाहर आया तो देखा कि रूहानी ने खाना बना के टेबल पर लगा दिया था। रूहानी ने उसे देखकर कहा, आप आ गए, पर कब आए? रूहान ने चेयर खींच के टेबल के पास बैठते हुए कहा, बस कुछ वक्त हुआ आप काम कर रही थी इसलिए मैंने आपको परेशान नहीं किया। और आज का दिन कैसे गया, कैसा रहा आख फर्स्ट डे कॉलेज में? बहुत अच्छा, सब बहुत अच्छे हैं वहाँ पर। ये कहते हुए रूहानी ने प्लेट में खाना निकाल के दिया और खुद भी बैठ गई। रूहान ने खाना खाते हुए उससे कहा, रूहानी, अगर मैं केसर को सबकी जिंदगी से बाहर निकाल दूं हमेशा के लिए तो आप क्या देंगी हमें? उसके इस सवाल पर रूहानी ने कहा, आप ऐसा सच में कर सकते हैं? रूहान ने उसे देखते हुए कहा, अपनी शादी की शर्त के बाद भी आप हमसे ये पूछ रही है? ये सुनते ही रूहानी खामोश हो गई। अच्छा बताओ, क्या दोगी आप हमें? रूहान के इस सवाल पर रूहानी ने उससे कहा, जो आप चाहें, बस इस केसर को यहां से दूर कर दे। रूहानी के इस जवाब पर रूहान ने कहा, बाद में मोकर मत जाना आप, मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ, आप बस अपना काम करें। ये कहते हुए रूहानी अपनी प्लेट लेकर किचन में चली आई। रूहान भी अपना खत्म कर रूम में चला गया। रूहानी जब काम खत्म कर रूम में आए तो उसने देखा कि रूहान सो चुका था। उसने उसे ठीक से कंबल ओढ़ाया और खुद जाकर सोफे पर सो गई। सुबह का वक्त महल बड़े ठाकुर से एक नौकर ने आकर कहा, मालिक बाहर 5 जी और गांव वाले हैं। ये सुनते ही सब खड़े हो गए। बड़े ठाकुर निकल के बाहर आए। रूहानी भी उस वक्त वही थी। उसने भी जब ये सुना तो वो भी सबके साथ बाहर गई। केसर भी बाहर आ गई थी। बड़े ठाकुर ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? उनके पूछने पर एक आदमी कहा, बड़े ठाकुर साहब, हमें बुलाया गया है। उसके ये कहने पर बड़े ठाकुर साहब ने कहा, पर किसने बुलाया है? उनके ऐसा पूछने पर एक आवाज आई, मैंने बुलाया है इन्हें यहाँ। सब ने आवाज की तरफ देखा तो रूहान था। वो सबके पास चल के आया और खड़ा हो गया। बड़े ठाकुर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर किस लिए यहाँ इन्हें बुलाया गया? रूहान ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, एक फैसला करने और कुछ न्याय करने। 15 साल पहले 16 साल लड़के ने गुस्से कर दिया था, उस फैसले को आज मैं गलत साबित करने आया हूँ। मैं केसर की कही हय बात को आज सभी के सामने गलत साबित करने आया हूँ। आज मैं रूहानी सिंह ठाकुर अपनी माँ की खुशियाँ और किसी से किया वादा निभाने आया हूँ। मैं केसर के खिलाफ आज ये पंचायत फिर से बैठाता हूँ और उसका फैसला आप सब करेंगे। ये कहते हुए वो बड़े ठाकुर की तरफ देखने लगा। केसर की तो हालत खराब थी ये सुनकर। चैप्टर 58 सरप्राइज ट्रिप विद हैप्पीनेस। रूहान के ये कहने पर कि आज बड़े ठाकुर के साथ न्याय होगा तो केसर घबरा गई थी। रूहान बड़े ठाकुर के सामने खड़ा हुआ और उनसे बोला, एक वक्त था जब मैंने आपको दोषी माना था, आज मैं ही आपको बेकसूर साबित भी करूंगा। ये कहते हुए वो पंचों के सामने आया और उनसे बोला, आज आप सबको मैंने एक फैसला करने बुलाया है। आप प्लीज यहाँ बैठे और 15 साल किए मेरे गलत फैसले को आज ठीक करें। उसके कहने पर सारे पंच वही बैठ गए। गांव वाले और ठाकुर परिवार का सब वही खड़े थे। सरपंच में से एक ने केसर को आने को कहा तो वो आकर सबके सामने खड़ी हो गई।
सरपंचों में ने रूहान को देखते हुए कहा, हाँ छोटे ठाकुर, तो आपका क्या इल्जाम है और उसके क्या सबूत है जो आप हम सबके सामने रखना चाहते हैं? सरपंचों के कहने पर रूहान आगे आए और उनके सामने खड़ा होते हुए बोला, मेरा इल्जाम केसर पर है, जिसने 15 साल पहले ठाकुर रंजित सिंह पर इल्जाम लगाया था कि उसने उनके साथ गलत किया और उस वक्त उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। केसर ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, रूहान सिंह ठाकुर, अगर आप भूल रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जिसे आप इल्जाम कह रहे हैं उसे मैंने सबूतों के साथ सही साबित किया था और इसी पर आपने मुझे सही मान के फैसला किया था और मेरी शादी इनसे हुई थी। हाँ केसर, जानता हूँ, पर उस वक्त जिसने फैसला किया था वो सिर्फ 16 साल का लड़का था जो सिर्फ उसे ही सही समझता गया जिसे तुमने दिखाया। और एक बात, उस वक्त मेरे पिता के पास कोई सबूत नहीं था, पर आज उनका बेटा सबूत के साथ आया है उन्हें बेकसूर साबित करने। रूहान के ये कहने पर सरपंचों में से एक ने कहा, रूहान बेटा, अगर आपके पास कोई सबूत है तो बताए, लाए उसे सामने। सरपंच के कहने पर रूहान ने नील को आवाज दी तो नील एक औरत और 2 आदमी के साथ वहां आया। रूहान के आदमियों ने उसे पकड़ रखा था। केसर उन्हें देखकर घबरा गई, अंदर तक डर गई। उसमें 2 लोगों को बड़े ठाकुर साहब पहचान गए थे कि उसमें से एक केसर की मां थी और एक केसर का सोतेला बाप। रूहान ने सरपंचों की तरफ देखते हुए कहा, ये वही गवाह है सरपंच साहब जिसे कभी केसर ने इस्तेमाल किया था अपने झूठ में, या कहे कि ये इन सब की सोची समझी चाल थी। तो आप सब खुद अपने मुंह से सब कहेंगे या मैं सच अपने तरीके से निकलवाऊं? ये कहते हुए रूहान ने केसर की मां और सोतेले बाप की तरफ गुस्से वाली नजर से देखा। रूहान के गुस्से वाली नजर देखकर केसर के सोतेल बाप ने रोते हुए कहा, मालिक माफ कर दो, वो तो हम लालच कर बैठे थे। बड़े ठाकुर ने इस केसर के साथ कुछ नहीं किया था, वो पूरी तरफ से बेकसूर है। ये कहते हुए वो रोते हुए नीचे जमीन पर बैठ गया। केसर की मां भी वही सबके सामने जमीन पर घुटनों के बैठकर बोली, हाँ मालिक, जो भी बड़े ठाकुर के लिए हमने 15 साल पहले कहा था वो सब झूठ था। सब हमने लालच में आकर कहा था, हमें पैसे मिले थे इसके लिए। उसके ये कहते ही सब उसे देखने लगे। तब सोहम जी ने उसे देखते हुए कहा, और इस बच्चे को तू भाई साहब का बच्चा बता रही थी, वो क्या था? किसने बनाई थी वो झूठी रिपोर्ट? इस पर रूहान ने कहा, इन्होंने। ये है वो डॉक्टर साहब जिन्होंने ये इस खेल को पूरी तरह से अंजाम दिया और इसके लिए इन्हें भी बहुत मोटी रकम दी गई थी। क्यों डॉक्टर साहब, हम सही है ना? उसके मुंह से ये सुनकर सुनंदा और सोम दोनों घबरा गए और रूहान की तिरछी नजर दोनों पर थी, जिसे उन दोनों ने देखा नहीं था। सरपंच ने उससे पूछा, कौन था वो जिसने आप लोगों को ये सब करने को कहा था? किसने ये गंदा खेल बड़े ठाकुर के लिए खेला था? सरपंच पर डॉक्टर ने नजरें झुका के कहा, साहब हम नहीं बता सकते हैं, वरना हमारी जान ले ली जाएगी। डॉक्टर के ऐसा कहने पर रूहान ने कहा, अगर नहीं बताया तो भी मारे जाओगे, तो अच्छा होगा तुम बता दो। रूहान के डराने पर डॉक्टर कहने ही वाला था कि तभी सोम ने बंदूक निकाल के उसे मारना चाहा, पर रूहान के आदमियों ने उसे और सुनंदा जी को घेर लिया। सबने जब ये देखा कि रूहान के आदमियों ने सोम और सुनंदा को घेर लिया है तो बड़े ठाकुर ने उससे कहा, रूहान ये क्या है? तुम्हारे आदमियों ने सोम और सुनंदा को क्यों पकड़ा है? रूहान ने उन्हें देखते हुए कहा, वो क्या है बाबा, कि इस खेल के मास्टर। और एक राज की बात मैं आपको बताता हूँ, जिस बच्चे को केसर ने आपका कहा था वो केसर और सोम भैया का था। उन्होंने अपनी गलती को आपके सर पर मढ़ना चाहा। और यही नहीं बाबा, इन्होंने कई बार आपको, मुझे और माँ को नुकसान पहुंचाना चाहा, पर हद तो कल रात हो गई जब इन्होंने आपको मारने के लिए फैक्ट्री में आग लगवा दी। वो तो एन मौके पर मैं पहुंच गया, वरना इन्होंने तो सब अच्छे से सोच रखा था। पर सॉरी भैया, आपका प्लान थोड़ा कमजोर निकला। ये कहते हुए वो सोम की तरफ देख रहा था। सोम ने उसे गुस्से में देखते हुए कहा, क्या सबूत है तेरे पास कि ये सब मैंने किया है? कोई सबूत नहीं है तेरे पास छोटे। और ये बोल वो मुस्कुराने लगा। तभी रूहान नील की तरफ देखकर इशारा किया तो नील ने फैक्ट्री में आग लगने वाले 5 आदमियों सबके सामने खड़ा किया और सोम की तरफ देखा, जिसकी आंखें हैरानी से खुली हुई थी। उसने सोम को देखते हुए मुस्कुरा के कहा, क्या हुआ बड़े भाई? लगता है आप रूहान सिंह ठाकुर को अभी पहचान नहीं पाए। मैं वो 15 साल वाला मासूम सा लड़का नहीं हूँ जो आपकी भोली भली सूरत और बातों में आ जाओ।
मैं आज का शेर हूं और वो आग जिसके सामने कोई खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकता। अपने शायद मुझे समझ नहीं सके, चलो कोई नहीं, अब समझ जाएंगे। ये कहते हुए वो उसे मुस्कुरा के देखने लगा। सोम को गुस्सा आया तो वो उसे मारने के लिए बंदूक निकालने लगा तो रूहान के आदमियों ने उसे कसके पकड़ लिया। रूहान ने उसे देखते हुए कहा, ऐसा करने की सोचना भी मत आप, वरना आई जिन्होंने अभी सिर्फ आपको पकड़ा है वो आपको बिना मेरी कुछ सुने कुछ वक्त में आपको मौत के घाट उतार सकते हैं। बहुत वफादार है ये बोल वो शांत हुआ तो साक्षी जी ने सुनंदा की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह माना, कभी भी तुम्हें कुछ नहीं कहा, तो तुमने ये सब क्यों किया मेरे साथ? आखिर ऐसा क्या बिगाड़ दिया मैंने तुम्हारा जो तुमने ये सब किया? साक्षी जी के पूछने पर सुनंदा ने उनसे चिल्ला के कहा, क्योंकि मैं मेरे बेटे की जिंदगी को अपने पति की तरह नहीं चाहती थी। नहीं चाहती कि वो तुम्हारे बेटे के सामने जी हुजूरी करे, या वो अपने पिता की तरह सिर्फ कुछ दिए हुए टुकड़ों पर पीला। मैं उसे उस गद्दी पर देखना चाहती थी जो बड़े भैया के बाद रूहान की थी, और ये बात मुझे कतई बर्दाश्त नहीं हुई। इसलिए मैंने ही ये सब किया। मियन तो इस रूहान को पैदा ही नहीं होए देना चाहती थी, पर इसकी किस्मत थी कि ये यहाँ नहीं हुआ और बच गया, वरना मैं इसे मार डालती जैसे आपके बाकी बच्चों को मारा था। उसने ये बोला ही था कि तभी सोहम ने उसके गाल पर जोरदार से थप्पड़ रसीद किया। सुनंदा को थप्पड़ पड़ते ही वहां खड़े सब उसे देखने लगे। सोहम ने उसे देखते हुए कहा, मुझे लगा तुम मेरी बातें समझ गई हो, शायद मेरे लिए बदल गई हो, पर नहीं, मुझे समझना चाहिए था कि तुम जैसी औरत कभी नहीं बदल सकती है। क्या मिला तुम्हें ये सब करा के? सोहम जी की आंखों में आंसू थे। ये कहते हुए सरपंचों ने सारी बातों को सुनकर कहा, रूहान सिंह ठाकुर ने जितने भी साबुत और गवाह हमारे सामने रखे हैं वो यही साबित करते हैं कि बड़े ठाकुर को सोम और सुनंदा जी ने मिलकर फंसाया था, और उसमें इनका साथ मेसर उसके माँ बाप और इस डॉक्टर ने किया था, जिसके लिए हम पंचों ने ये फैसला किया है कि इन्हें गांव से बेदखल कर दिया जाए और डॉक्टर से उसकी पदवी छीन ली जाए। पर इन्होंने बड़े ठाकुर साहब को मारने की कोशिश की और साक्षी जी के बच्चों को मारा है, जिसकी सजा हम नहीं पुलिस ही दे सकती है, इसलिए इन्हें पुलिस के हवाले किया जाता है। पंचों के फैसले का आदर किया जाए और पुलिस को बुलाया जाए। सरपंच के ये कहने पर रूहान ने कहा, बुलाने की जरूरत नहीं है, पुलिस यही है, आ जाए आप सब। ये बोलते ही पुलिस गांव के लोगों की भीड़ को चीरते हुए वहां आए और उन्हें ले जाने लगी, तो सोम ने गुस्से में इंस्पेक्टर की गन लेकर ऊपर हवा में फायरिंग की, जिससे गांव के लोग वहां ही दूर खड़े हो गए। सोम ने सबको गन दिखाते हुए कहा, मुझे कैद करवा सके ऐसा कोई नहीं बना, पर जाने से पहले मैं इस रूहान को नहीं छोड़ने वाला। जब सब ने ये देखा तो घबरा गए। बड़े ठाकुर ने उससे कहा, सोम पागलपन मत करो, गन नीचे करो और अपने कमरों की सजा भुगतो। सोम ने गन दिखाते हुए उससे कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए मुझे सजा मिले। आखिर मैंने अपना हक लेना चाहा, और क्या गलत किया उसमें? पर इस रूहान की वजह से सब गड़बड़ हो गई। अगर ये यहाँ नहीं रहता तो ही ठीक था, पर इस रूहानी ने इसे यहाँ रोक लिया। सबसे पहले इस मनहूस को मरूंगा। ये कहते हुए उसने रूहानी की तरफ गन कर दी। रूहान ने ये देखकर उससे कहा, सोम अगर रूहानी को कुछ हुआ तो देख लेना मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत दूंगा। सोम ने हंसते हुए कहा, वाह क्या बात है रूहान सिंह ठाकुर, कुछ वक्त में इस नाजायज से इतना प्यार कैसे हो गया? वैसे प्यार है या अभी कुछ मिला नहीं है इसलिए दिखावा है? ये बोलते हुए उसे देखकर हंसने लगा। रूहान ने ये सुनकर उससे कहा, तुम जैसा इंसान प्यार की कीमत क्या जाने। जिस औरत ने आपको पति माना आप उसे प्यार छोड़ो इज्जत नहीं दे पाया। जिस परिवार ने उसे बेटा माना, जिस बड़े पापा ने उसे अपना बिजनेस संभालने को दिया, जब तुम उन सब से प्यार नहीं कर पाए तो तुम्हें कैसे पता होगा कि प्यार क्या होता है? बहुत हो गई बकवास, अब इस लड़की को मरना होगा, और उसके बाद मरेगा तो रूहान। ये कहते हुए गोली चली और सब एक वक्त के लिए शांत हो गया। रहा के मुंह से तेज की आवाज निकली, रूहानी। रूहानी के मुंह से डर से चीख निकल गई, पर जब सबने देखा तो रूहानी सही सलामत थी। तब तक सोम ने जमीन पर गिरते हुए देखा तो रानी हाथ में बंदूक लिए खड़ी थी और उसने ही सोम को मारा था। रानी ने एक गोली और मारते हुए उससे कहा, ये मेरे बेटियों को मेरी ही कोख में मारने के लिए सोहम ठाकुर, ये लड़की की इज्जत को हक समझ के तार तार करने के लिए, ये एक औरत को सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज समझने को, मुझसे मां बनने का सुख छीने के लिए। ये कहते हुए रानी ने उस पर गोलियों की बारिश कर दी थी।
और जब गोलियां खत्म हो गई तो वो वही जमीन पर बैठ के रोने लगी। माहौल अब एकदम शांत हो चुका था। सोम मर चुका था। सुनंदा उसके बेजान हो चुके शरीर के पास जाकर बैठी और उसे उठाते हुए बोली, सोम, सोम। पर उसके आवाज देने पर भी जब वो नहीं उठा तो सुनंदा जोर से चिल्ला के रो दी। सलोनी और रूहानी रानी को संभाला और साक्षी जी सुनंदा के पास आए। साक्षी जी ने सुनंदा से रोते हुए कहा, वो अब नहीं रहा सुनंदा। उनके इतने कहते ही सुनंदा ने कहा, नहीं, मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता, वो बस सो रहा है, अभी उठेगा। ये कहते हुए वो वापस से सोम को उठाने लगी। इंस्पेक्टर ने लेडी कांस्टेबल से सुनंदा और बाकी सबको ले जाने को कहा। उन्होंने वही कहा। सुनंदा जी सोम की लाश को छोड़ ही नहीं रही थी, पर किसी तरह उन्हें लाकर गाड़ी में बैठाया गया। रानी भी बेजान सी जमीन पर बैठी थी। इंस्पेक्टर ने उसके हाथों से बंदूक लेते हुए बड़े ठाकुर से कहा, ठाकुर साहब, इन्हें भी हमें ले जाना होगा, इन्होंने सोम जी का खून किया है। उनके ये कहने पर सोहम जी ने कहा, नहीं, मेरी बेटी कहीं जाएगी, उसने बस एक जानवर को मारा है और उसके लिए कोई सजा नहीं होती है। उनकी बात सुनकर बड़े ठाकुर ने इंस्पेक्टर से कहा, आप इन्हें ले जाए पर कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। इस घर की बेटी को बहुत जल्द हम इसे बाइज्जत बरी करा के ले आएंगे। उनके ये कहते ही सोहम ने कुछ नहीं कहा। रानी को भी एक लेडी कांस्टेबल लेकर चली गई। धीरे धीरे सब वापस चले गए थे। 6 दिन बाद महल, शाम का वक्त, सब कुछ हुए 6 दिन हो गए थे। रानी को जैसा बड़े ठाकुर साहब ने कहा था लाने को वापस ले आए थे, और अब वो सोम की विधवा नहीं बल्कि सोहम जी बेटी बनके रह रही थी। सोहम जी उसे अपनी बेटी मान चुके थे, इसलिए अब वो विधवा के लिबास में नहीं बल्कि कुंवारी लड़की की तरह रहती थी। सब ठीक हो चुका था। रूहान वापस महल में तो नहीं आया था, पर अब वो अपने बाबा से दूर नहीं था। उनके बिजनेस को आदित्य और रूहान मिलके संभाल रहे थे। रूहानी का भी मन अपने कॉलेज में लग गया था। बस एक चीज थी जो अभी तक नहीं हुआ था, और वो था रूहानी के दिल की बात जो उसने अभी तक रूहान से नहीं किया था। सब हॉल में बैठे चाय नाश्ता कर रहे थे कि तभी साक्षी जी ने रूपा से पूछा, रूपा, ये तेरे छोटे भैया भाभी कहाँ है? आज अभी तक नहीं आए। जाकर देख कहाँ रह गए दोनों। उनके ये कहने पर रूपा ने कहा, अरे बड़ी माँ, रूहान भैया रूहानी भाभो को लेकर 5 दिन के लिए कहीं बाहर गए हैं। आज सुबह ही उन्होंने कहा था आपको बता दूं, पर मुझे याद ही नहीं, माफ कर दो। ये सुनते ही सब एक दूसरे को देखने लगे। तो रानी ने कहा, अच्छा, तो नया जोड़ा मौका पाया नहीं कि निकल गया। देख लो बड़ी माँ, कैसे रूहान भैया भागे हैं अपनी बीवी को लेकर यहाँ से। बताओ, किसी को बताया भी नहीं कि कोई मजाक ना उड़ा ले। आने दो, फिर बताती हूँ इन्हें तो। ये कहते हुए वो सबको नाश्ता देने लगी और बाकी सब हंसने लगे। इधर गाड़ी में रूहान रूहानी के साथ चला जा रहा था। रूहानी ने उससे कहा, कहाँ जा रहे हैं हमें ठाकुर साहब, और आप इतनी सुबह उठा लाए? कुछ पूछ रही हूँ, बता भी नहीं रहे हैं, बताए तो सही। ये कहते हुए वो उसे देखने लगी, पर रूहान ने उसे वही कहा जो उसने सुबह से उससे कहा था, पता चल जाएगा जब आप पहुंच जाएंगी, अब चुपचाप बैठे, मेरा सर ना खाए। ये कहते हुए रूहान ड्राइव करने लगे और रूहानी मुंह बना के बैठ गई। चैप्टर 59 मोहब्बत भरी शाम। रूहानी के ये पूछने पर कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं तो इस पर रूहान ने उससे कहा, छुपा चाप बैठी रहे, जब पहुंच जाएंगी आप तब मैं आप खुद देख लेंगी। ये कहते हुए रूहान ड्राइव करने लगा और राहुनी खिड़की से बाहर देखते हुए खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, इनका सही नाम रखा है मैंने सदू सिंह, कुछ पूछो तो बताना नहीं है, खुद की चलाते रहेंगे। इनके माँ बापी को इनको कोई आर्ट स्कूल में भेजना चाहिए था, कम से कम लड़कियों से कैसे बात करते हैं यही सीख जाते। तभी इनकी कोई गर्लफ्रेंड है, और होती तो भाग जाती है। वो खुद में ही बोल रही थी तो रूहान ने उससे कहा, आप फिर से शुरू हो गई रूहानी, मतलब मुझे लगा था मुझसे शादी के बाद आपकी ये बीमारी छूट गई होगी, पर ये तो आज भी वैसी है। रूहानी ने उसे देखते हुए कहा, मुझे कोई बीमारी नहीं है, आप गाड़ी चलाए। ये बोल वो आंख बंद कर मुंह फुला के सर पीछे सीट से लगा के बैठ गई। रूहान उसे मुस्कुरा के एक बार देखा और फिर सामने देखते हुए गाड़ी ड्राइव करने लगा। रूहानी को कुछ देर में नींद आ गई थी। रूहान 8 घंटे से ड्राइव कर रहा था। वो सब इस वक्त पहाड़ी इलाके में आ गए थे। ठंड बढ़ने लगी थी। रूहान ने देखा रूहानी खुद को खुद में समेटने लगी है तो उसने गाड़ी रुकी और पीछे रखी उसकी शॉल उसे ओढ़ा दिया और फिर से ड्राइव करने लगा।
शाम का वक्त, शिमला का एक छोटा सा गांव। रूहान ने शिमला के घुमावदार रास्ते पर ड्राइव करते हुए गाड़ी को एक प्यार से घर के पास रोका। इस वक्त वहां बहुत ठंड और धुंध थी। उसने गाड़ी को बाहर घर के पार्क कर दिया और गाड़ी से बाहर निकल के आ गया। उसने रूहानी की तरफ का दरवाजा खोला और उसे उठाते हुए बोला, रूहू उठो, हम आ गए। उसके उठाने पर रूहानी ने अलसाई आंखों से उसे देखा और उससे बोली, हम पहुंच गए। ये कहते हुए उसने आंखों को खोल के देखा तो वहां बहुत ठंड और धुंध थी। वो बाहर आते हुए बोली, ठाकुर साहब हम कहाँ है? यहाँ तो बहुत ठंड है, इतनी धुंध भी है। ये कहते हुए उसने अपने हाथों को एक दूसरे में रगड़ना शुरू किया। वो बात कर ही रही थी कि तभी एक औरत और एक आदमी बाहर आए। उन्हें देख लग रहा था वो पहाड़ी है। रूहान को देखकर दोनों ने झुक के सलाम किया तो रूहान ने उससे कहा, आप लोगों ने घर की सफाई कर दी है? उसके पूछने पर उस आदमी ने कहा, जी साहब, घर साफ कर दिया और घर में सारा सामान भी रख दिया। आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, और कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। ये बोल वो खामोश हो गया। रूहान ने उसकी बात सुनी और उससे सामान अंदर रख के जाने को कहा। उस आदमी वैसा ही किया। उसने सामान अंदर रखा और फिर अपनी पत्नी के साथ वहां से चला गया। रूहानी तब तक गार्डन में चली आई थी। वहां लगे फूल पौधे, वहां का नजारा वो देखे जा रही थी। रूहान ने उसके पीछे खड़े होते हुए कहा, कैसा लगा आपको ये यहाँ? उसके पूछने पर रूहानी ने मुड़ के उसे देखते हुए कहा, जगह तो बहुत अच्छी है, पर ये किसका घर है? रूहानी के सवाल पर रूहान ने उससे कहा, आपकी माँ का। ये आपकी माँ का घर है, जहाँ उन्होंने अपना बचपन जिया और मरते वक्त वो यही अपनी आखिरी जिंदगी को जी के गई है। उनकी ख्वाहिश थी कि आप एक बार यहाँ आकर सब देखे रहे, शायद उनके आत्मा को सुकून मिले। रूहान की बात सुनकर वो उसे हैरानी से देखने लगी। रूहान ने पाने पॉकेट से एक लिफाफा निकाल के देते हुए कहा, रूहानी ये आपकी माँ की वसीयत और इसमें एक लेटर है जो वह आपके लिए छोड़ गई थी। रूहानी ने उस लिफाफा को कांपते हाथों से पकड़ा और उसे खोल के लेट बाहर निकाल उसे पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, प्यारी रूहू, आपको जब ये खत मिलेगा तब आपकी शादी हो चुकी होगी। आप अपने घर शिमला में होंगी, प्यारी सी वादियों के बीच, अपने पति के साथ। आपको पता है ये जगह मुझे बहुत पसंद थी, क्योंकि ये शहर के शोर से बहुत दूर थी। ये लोगों के तानों से बहुत दूर थी। यहाँ सुकून था मुझे। और शायद तुम्हें भी मिले। यहाँ आपको कोई तालीफ नहीं होगी। अगर आप चाहें तो पूरी जिंदगी इस जगह पर रह सकती हैं, क्योंकि ये आपका घर है। आपका हक है इस पर। मेरी लाडो, इस घर में बहुत सी यादें हैं, मेरी और तेरी मासी की। अक्सर तेरे मन में ये सवाल आता होगा ना कि आखिर तेरी तुझसे इतनी नफरत क्यों करती है, तो मैं आज बताती हूँ। वो नफरत तुझसे नहीं, मुझसे करती थी, क्योंकि बचपन से ही उसे मुझसे कम आंका गया। वो सवाली थी, मैं दूध जैसी गोरी। पर मैंने कभी इस चीज पर घमंड नहीं किया, पर ना जाने कैसे बचपन से उसके दिल में मेरे लिए नफरत बसती गई। पर वो नफरत तब निकल के सामने जब मेरी वजह से उसका रिश्ता टूट गया। लड़के वालों ने उसे पसंद करने की जगह मुझे पसंद किया। वो बहुत गुस्सा हुई। मैंने उसे समझाया, पर वो जैसे अपने दिल में मेरे लिए नफरत भर चुकी थी। पर अच्छा था वो लड़का उसे नहीं मिला। क्यों आए तब तुम्हारे मौसा जी कैसे मिलते? जी मनोहर सुमित्रा की जिंदगी में आया तब वो थोड़ा खुश रहने लगी और मुझसे भी रिश्ते सुधरने लगे। पर एक वक्त ना जाने उसके मन में क्या ऐसा आया कि उसने ये समझा कि मैं उसके पति को छीन रही हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं था। मनोहर बीए से एक अच्छे दोस्त की तरह, पर उसका शक इतना बड़ा कि बात तलाक तक आ गई। तब मैंने फैसला किया कि मैं उससे दूर चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं अपने फैसले के मुताबिक चली गई और मनोहर को सुमित्रा के साथ रहने के लिए कह गई। वक्त बीत रहा था और हम वो गलती कर बैठे जो नहीं करना चाहिए था। बस आपसे माफी मांगते हैं कि खुद तो चले गए, पर आपको एक जिल्लत भरी जिंदगी दे गए। कभी हो सके तो अपनी माँ को माफ कर देना और अपनी मासी की किसी भी बात को दिल से मत लगाना। आपकी प्यारी माँ सेल्जा। ये पढ़ते हुए रूहानी रोने लगी थी। उसने सर उठाकर घर की तरफ देखा और धीमे कदमों के साथ उस तरफ बढ़ गई। उसने सामने की 2-4 सीढ़ियां चढ़ी और दरवाजे के पास आई और पैर अंदर की तरफ बढ़ा दिया। उसने देखा दरवाजे की तरफ बनी दीवार पर बहुत सारी तस्वीरें थी। उन तस्वीर में उसकी माँ और मासी के साथ की तस्वीरें थी। उन्हें देखकर लगता था जैसे वो कभी उसकी माँ से नफरत नहीं करती थी।
वो अंदर जाते हुए घर को देखने लगी। उसमें 2 कमरे थे और एक हॉल किचन जहां था वहां वही एक दरवाजा पीछे बने लो की तरफ खुलता था। बहुत ही प्यारा घर था वो, छोटा पर खूबसूरत। उसने नीचे के एक कमरे को खोला तो उसे देखते ही पता चल गया कि ये उसकी माँ का कमरा है, क्योंकि उस कमरे का डेकोरेशन स्काई ब्लू और व्हाइट में था। उसने देखा उसके बचपन की तस्वीर वहां लगी हुई थी। वो रोते हुए मुस्कुरा दी। रूहान उसके पीछे खड़ा सब देख रहा था। रूहानी ने जाकर कमरे की बंद खिड़की को खोल दिया और वहां से बहुत अच्छा नजारा उसे दिखने लगा। बहुत अच्छी हवाएं चल रही थी। रूहान ने उसके पीछे खड़े उससे पूछा, कैसा लगा आपको यहाँ आकर? रूहानी ने उसे बिना देखे कहा, अच्छा, माँ की यादें हैं यहाँ पर। जानते हैं आप ठाकुर साहब, माँ मासी से बहुत प्यार करती थी। मैं वही प्यार वापस लाना चाहती हूँ मासी के दिल में। ये कहते हुए उसने सामने शाम को गहराते हुए देख रही थी। उसने देखा हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। रूहान उसके चेहरे पर सुकून देखकर खुश था। और दूसरी तरफ महल में सब अपना खाना खा के कमरे में चले गए थे। बीएस सलोनी, रूपा और रानी ही बच्चे के साथ खेल रहे थे। सब रानी के कमरे ही थे। रानी का कमरा अब बदल दिया गया था, क्योंकि उसमें उसकी जिंदगी बहुत दर्दनाक यादें थी, जिसे अब वो याद नहीं करना चाहती थी। सलोनी ने रानी को देखते हुए कहा, दीदी अब क्या करोगे? मतलब अब आगे क्या सोचा है आपने? रानी ने बच्चे के साथ खेलते हुए कहा, हम सोच रहे हैं बड़े पापा से पूछ ले, कोई जॉब कर ले, इससे मेरा मनन लगा रहेगा और अपने आगे की पाए वापस से शुरू कर दूं और फिर खुद कुछ करूं। रूपा ने ये सुनते ही कहा, ये ठीक रहेगा। फिर आप एक काम करना, हमें भी आगे पढ़ा देना। 12 के बाद हम पढ़ ही नहीं पाए। उसकी बातों पर रानी ने कहा, तुम्हारा भी एडमिशन हम अपने साथ करा लेंगे, दोनों साथ चला करेंगे। ये बोलते हुए रानी बहुत खुश हो रही थी। सलोनी उसकी खुशी देखकर खुश थी। उसने मन में कहा, बस आप ऐसे खुश रहे दीदी, अब आपकी जिंदगी में कोई दुख नहीं आए। पर आपसे जो बात करनी है वो कैसे करूं ये समझ नहीं आ रहा। वो ये सोच ही रही थी कि तभी रानी ने कहा, क्यों छोटी, क्या सोच रही है? कहीं आदित्य इंतजार तो नहीं कर रहा तुम्हारा? रूपा ने कहा, हाँ दीदी, वैसे भी बेचारे भैया इतने दिन से भाभी से दूर है, सोच तो रहे ही होंगे। जाओ दीदी, आज आप जाकर भैया से बात करो। उसके ये कहने पर सलोनी ने उससे मारते हुए कहा, तू तो चुप ही रह, और ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ नहीं सोच रही थी। ये बोल वो उठने लगी और बच्चे को लेने लगी तो रानी ने उससे कहा, सलोनी आज तुम शौर्य को यही छोड़ दो, हम देख लेंगे तुम जो या अपने पति के पास। ये कहते हुए उसने शौर्य को अपनी गोद में ले लिया। सलोनी शर्माते हुए चली गई। रूपा रानी के साथ वही रुक गई। जब सलोनी कमरे में आए तो देखा कमरा बहुत अच्छे से डेकोरेट था। वहां कैंडल्स जल रही थी, फ्लावर्स थे। उसके अंदर आते ही दरवाजा बंद हो गया। उसने पीछे मुड़ के देखा तो आदित्य खड़ा था। उसने उसे देखते हुए कहा, ये सब क्या है आदित्य जी? इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है आप हमें वापस से पटा रहे हैं। आदित्य ने उसे बाहों में लेते हुए कहा, आपसे कुछ बोलना था और वो ये कि थैंक्स मुझे इतनी सारी खुशियां देने के लिए और मेरी जिंदगी में आने के लिए और जिंदगी का सबसे हंसी और कीमती तोहफा देने के लिए। शुक्रिया आपका और आई लव यू। ये कहते हुए उसने माथे को चूम लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। सलोनी भी उसकी बाहों बहुत प्यार से खड़ी थी। सुबह का वक्त, शिमला। जब सुबह रूहानी सोकर उठी तो उसने देखा रूहान कमरे में नहीं था। वो बाहर गई तो वहां भी रूहानी उसे नहीं दिखा। उसने देखा डाइनिंग टेबल पर एक कागज रखा था। उन्हें उसे उठा के पढ़ा तो वो रूहान ने उसके लिख के छोड़ा था। उसमें लिखा था, रूहानी, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, आप प्लीज बाहर मत जाना, और क्योंकि बाहर बहुत ठंड होगी और कभी भी बारिश हो सकती है इसलिए घर में रहें। मैं जल्द वापस आऊंगा। हो सके तो हमारी बीवी को बोलना कि आराम करे और हमारा इंतजार करे। बाय। ये पढ़ते हुए रूहानी मुस्कुरा दी। उसने पेपर मोड़ के अपने पास रख लिया और रेडी होने चली गई। सुबह से शाम वो इधर से उधर करती रही, कभी बाहर बैठ जाती कभी सो जाती। रूहान को फोन किया पर उसने उठाया नहीं। शाम होते ही वो खाना बनाने में लग गई। उसका खाना भी रेडी हो गया था पर रूहान अभी तक नहीं आया था। वो बाहर किचन की तरफ बने लॉन के बगीचे में घूमने लगी। उसने देखा वहां से पूरा गांव दिखता था। वो खड़ी दूर तक देख रही थी और रूहान के लिए उसके लगाव को वो महसूस कर रही थी। उसे सब याद आ रहा था, कैसे रूहान उसके लिए सबसे लड़ जाता है, उसका ख्याल रखता है, उसे खुश देखना चाहता है।
रूहानी के दिल में भी रूहान के लिए जज्बात थे, पर वो कहने से डरती थी। उसने खुद से कहा, कैसे आपसे कहूँ कि प्यार है आपसे, डरतू कि कहीं खो ना दूँ आपको। ये कहते हुए उसने अपने आप को खुद में समेट लिया। कह के देखो, क्या पता मेरा भी इंतजार खत्म हो जाए। रूहानी आवाज सुना तो पीछे मुड़ के देखी तो रूहान खड़ा उसे ही देखे जा रहा था। रूहानी ने उसे देखते हुए कहा, आप आ गए, चले खाना खा ले, थक गए होंगे आप। ये बोलते हुए वो उसके बगल से जाने लगी तो रूहान ने उसका हाथ पकड़ रोक लिया, जिससे रूहानी के दिल धड़कन बढ़ गई। रूहान ने उसका हाथ पकड़े हुए कहा, थक तो गया हूँ रूहानी, पर आप ही हैं जो इतना तड़पा रही है। आखिर अब ऐसा क्या है जो आप देखना चाहती है। रूहानी ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और जाने लगी तो रूहान ने उसे पीछे से अपनी बाहों में ले लिया। रूहानी उसके ऐसे पास आने से घबरा रही थी, बेचैन हो रही थी। रूहानी उसे पकड़े हुए कहा, क्या चाहती हो रूहानी? कैसे आपको यकीन दिलाए कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं आपको। ये कहते हुए उसने रूहानी के चेहरे को अपने सामने कर लिया। रूहानी नजरें झुकाए हुए खड़ी थी। रूहान ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और उसके चेहरे को अपने पास लाते हुए कहा, देखो मुझे। उसके कहने पर रूहानी ने अपना मुंह फेरना चाहा तो रूहान ने कसके उसके चेहरे को अपनी तरफ कर लिया और उसे देखते हुए बोला, आज अगर आप मुझसे दूर गई या आज आपने कुछ नहीं कहा तो मैं आज से आपके सामने नहीं आऊंगा, समझी आप, वरना देखे हमें और बोले। उसके कहने पर भी जब रूहानी खामोश रही तो रूहान को गुस्सा आ गया और वो उसे वही छोड़ के जाने लगा तो रूहानी ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया और उसके गले से लग गई। रूहान ने उसे छुआ भी नहीं। रूहानी उसके गले लगे हुए कहा, बहुत प्यार करती हूँ आपसे, पर डरती हूँ कहीं खो ना दूँ, इसलिए बोल नहीं पाती। उसके ये बोलते ही रूहान ने उसे बाहों में जकड़ लिया और उससे बोला, वादा करता हूँ कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। उसके ये कहते ही वहां बारिश होने लगी। रूहानी उसे दूर हुई और उसके हाथ को पकड़ अंदर ले जाने लगी तो रूहान ने उसका हाथ पकड़ अपने पास खींच लिया और उससे बोला, मन नहीं है, यही रही ना मेरे पास मेरी बाहों में। ये कहते हुए वो रूहानी के चेहरे को देखने लगा, उसके होठ ठंड से कांप रहे थे। रूहानी उससे दूर जाने लगी तो रहना ने उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपने और करीब कर लिया। रूहानी उसके पास आने से घबरा रही थी, उसके छूने से बेचैन ही रही थी। रूहान ने उसे बाहों में उठाया और घर में अंदर लेकर आया। उसे लेकर कमरे आया और बिस्तर पर बैठा दिया। रूहानी शर्माई सी कांपते हुए नजरें झुकाए बैठी थी। रूहान ने उसके चेहरे को पकड़ के अपने पास लाते हुए उससे कहा, कुछ अधूरा है मुझ में, पूरा करना चाहता हूँ। कुछ प्यास है जो तेरे होठों से बुझाना चाहता है, कुछ जज्बात है जो तुझसे बयां करना चाहता हूँ। पास आने की आज इजाजत चाहता हूँ। ये कहते हुए उसने उसके भीगे कांपते होठों को अपने होठों में कैद कर लिया और रूहानी उसके पास आने से सहमी से आंखों को बंद किए बैठी थी। आज दोनों का ही इंतजार खत्म हुआ था। रूहानी को एक प्यारा सा हमसफर का साथ मिल गया था और रूहान को उसके मर्ज की दावा मिल गई। मौसम भी आज जैसे कुछ नहीं बहुत खुशनुमा होगा गया था। दोनों ही आज मोहब्बत की बरसात में भीग रहे थे। आज कोई सस्पेंस नहीं, पर अभी कहानी बहुत आगे है मेरे दोस्तों, तो इंतजार करें अगले भाग का। तब तक एंजॉय करें मोहब्बत भरी शाम का। चैप्टर 60 मुझे बाहर नहीं जाना। रूहान जब सोकर उठा तो उसने देखा रूहानी कमरे में नहीं थी। वो उठ के बाहर आया और उसे खोजते हुए हाल में आ गया। उसने देखा रूहानी नाश्ता टेबल पर लगा रही थी। उसने उसे पीछे से पकड़ते हुए कहा, आप मुझे बताए बिना मत जाया करें, मैं घबरा जाता हूँ। ये कहते हुए उसने अपना सर उसके कंधे पर टिका दिया। रूहानी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आप सो रहे थे इसलिए मैंने आपको जगाया नहीं। चले अब जल्दी से रेडी हो जाए और नाश्ता कर ले, फिर हम घूमने जाएंगे, और अगर आपने देर किया तो मैं अकेले चली जाऊंगी। उसकी ये बात सुन रूहान ने उसे अपनी तरफ मोड़ा और उसे देखते हुए बोला, आप मेरे बिना कभी कहीं नहीं जाएंगी। ये सुनते ही रूहानी ने उसके हाथों को अपनी कमर से हटाया और उससे बोली, ठाकुर साहब आप भूल रहे हैं, हमारा नाम रूहानी रूहान सिंह ठाकुर है, और जिसका पति अपनी बात पर कायम रहता है उसकी बीवी भी अपनी बात पर बहुत कायम रहती है, तो जाए जल्दी और रेडी होकर आए। ये बोलते हुए उसने उसे कमरे की तरफ धकेल दिया। रूहान बेमन से कमरे में चला गया। रूहानी अपने काम में लग गई। वो काम कर रही थी कि तभी कुछ देर बाद रूहान ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, रूहानी प्लीज हमारा टॉवल देना।
रूहानी उसकी आवाज सुनते ही कमरे में गई और बिस्तर पर रखा उसका टॉवल उठाकर उसे दिया तो रूहान ने उसका हाथ पकड़ उसे अंदर खींच लिया। रूहानी अंदर आए तो उसने देखा रूहान पहले से ही टॉवल लेकर गया हुआ था। उसने उसे देखते हुए कहा, आपने झूठ बोला हमसे, बहुत गंदे हैं आप। ये बोल वो जाने लगी तो रूहान ने अपने गिले हाथ उसके कमर पर रख उसे अपने पास खींच लिया। उसके गिले हाथों की छुअन जब रूहानी ने अपने कमर पर महसूस की तो एक सिहरन सी उसके बदन में दौड़ गई। उसने आंखों को बंद कर लिया। रूहान ने उसके पास आते हुए कहा, आपने मुझे धमकी दिया था ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ। ये कहते हुए उसने शावर ऑन कर दिया और उसमें से पानी दोनों पर गिरने लगा। रूहानी रूहान के साथ शावर के पानी में भीग रही थी। रूहान उसके कांपते होठों के पास आ रहा था और रूहानी उसके पास आने से सिमटने लगी थी। रूहान उसके चेहरे के पास आकर उसके होठों को छूना चाहा तो उसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। रूहान ने उसके चेहरे को पकड़ अपनी तरफ कर लिया और उसके कांपते होठों को के पास आने आगा तो रूहानी उसे धक्का दे दिया और बाहर आ गई। रूहान उसके पीछे बाहर आया और उसे पीछे से पकड़ते हुए बोला, मुझे बाहर नहीं जाना। उसके ये कहते ही रूहानी उससे पूछा, तो क्या करना है। रूहान ने उसे अपनी तरफ मोड़ा और उसे बोला, ये करना चाहता हूँ। ये कहते हुए उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और जो दूरी उसके होठों से रह गई थी वो अब उसने दूर कर दिया था। रूहानी भीगी सी बस कहती रही। 5 दिन ऐसे ही खुशियों में बीत गए। रूहान ने रूहानी की ताने भरी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां दे दी थी। अब वो खुश रहती थी। 5 दिन बाद दोनों राजस्थान वापस आ गए। रात का वक्त राजस्थान। शाम को जब रूहान और रूहानी दोनों ही महल वापस आए तो देखा पूरी फैमिली वही गार्डन में सारे घरवाले बैठे थे और आज बाहर ही अंगीठी जलाई गई थी। खाने का भी इंतजाम आज बाहर गार्डन में हुआ था। सबने जन दोनों को आते हुए देखा तो खुश हो गए। सलोनी ने रानी को देखते हुए कहा, देखो दीदी, आ गई जोड़ी घूम के। ये कहते हुए दोनों हंसने लगी। रूहानी शर्माई सी रूहान के साथ आगे बढ़ रही थी। दोनों ने आकर बड़े ठाकुर साक्षी जी और सोहम जी के पैर छुए और वही राखी खाली कुर्सी पर बैठ गए। रूपा जब बाहर आई तो उसने भी देखा कि रूहानी आ गई है तो बहुत खुश हुई। अरे वाह रूहानी भाभी, आज ही मुझे आपकी याद आ रही थी और आप गई। ये कहते हुए उसने अपने साथ लाई एक और अंगीठी वहीं रख दी। साक्षी जी ने दोनों को देखते हुए पूछा, कैसा रहा आप दोनों का ये ट्रिप। उसके ये पूछने पर बड़े ठाकुर ने कहा, साक्षी जी आपने गलत सवाल किया है। ये पूछे कि कैसा रहा इनका होनी मून ट्रिप। हाँ तो बताओ बेटा। उनके ऐसे कहने पर रूहान और रूहानी इधर उधर देखने लगे। रूहान ने अपना फोन देखते हुए कहा, मुझे एक कॉल करना है, मैं अभी आता हूँ। ये बोल रूहान रूहानी को अकेला छोड़ वहां से भाग गया। रूहान के जाते ही सब हंसने लगे और रानी ने कहा, वो तो भाग गया, तुम ही बता दो रूहानी। उनके ऐसा पूछने पर रूहानी ने कहा, वो मैं अभी आती हूँ। ये बोल वो भी जाने लगी तो आदित्य ने उसका हाथ पकड़ रोकते हुए कहा, अरे बैठ जाओ, ये सब सिर्फ आपकी टांग खींच रहे हैं, आप परेशान ना हो। और आप सब क्यों इसे परेशान कर रहे हैं। ये कहते हुए उसने रूहानी की तरफ देखते हुए कहा, सिर्फ मैं पूछूंगा। हाँ तो रूहानी, कैसा रहा हमारे शेर के साथ घूमने जाना, पहले की ट्रॉफी लड़ाई की या। उसके ये कहते ही रूहानी अपना हाथ छुड़ाते हुए उससे कहा, आप भी जीजा जी। ये बोल वो भी वहां से चली गई और उसके जाते सब जोर से हंसने लगे। सबने खाना खाया और ओने कमरे में चले गए। आदित्य और सलोनी दोनों बच्चे के साथ रूहान और रूहानी के पास चले गए। रूहानी बैठी अपने कल कॉलेज के लिए तैयारी कर रही थी और रूहान कोई फाइल देख रहा था। तभी आदित्य ने सलोनी के साथ कमरे के दरवाजे पर नोक करते हुए कहा, हम अंदर आ जाए। दोनों देखा तो आदित्य और सलोनी बच्चे के साथ खड़े थे। रूहानी ने उन्हें देखते हुए कहा, अरे दीदी, जीजा जी आए, ये भी कोई पूछने की बात है। ये कहते हुए उसने बच्चे को गोद में ले लिया। दोनों वहां रखे सोफे पर बैठ गए। रूहान ने आदित्य को देखते हुए कहा, आप यहाँ इस वक्त, कोई बात है क्या भैया। आदित्य ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, आप दोनों को तो पता ही है कि इतने दिन जो हुआ वो बहुत बुरा था, पर अब सब अच्छा हो गया। रानी जीजी भी अब खुद को संभाल के आगे बढ़ चुकी है, वो खुश रहने लगी है। इस पर रूहान ने उससे कहा, हाँ भैया, आखिर सब ठीक हो गया है। नहीं रूहान, सब नहीं, कुछ है जो अभी ठीक करना है।
उसके ये कहने पर रूहान और रूहानी ने उसकी तरफ देखा। क्या ठीक नहीं है भैया? रूहान के पूछने पर आदित्य ने कहा। रूहान, हम सब जानते हैं या रानी जीजी ने अपनी जिंदगी में दुख के सिवा कुछ नहीं देखा। अब हम उनके साथ और वो हमारे साथ खुश भी है, पर कब तक हम उनके साथ होंगे? आखिर उन्हें भी तो एक ऐसा साथी चाहिए जो उनकी सुख दुख में उनका साथी हो और जिसके साथ वो जिंदगी के इस बाकी सफर को आगे बढ़ा सके। इसलिए बड़े पापा, पापा और बाकी सभी ये चाहते हैं कि रानी जीजी शादी कर ले, पर इस बार उनकी मर्जी से उनकी शादी हो। उसकी सारी बात सुन रूहान ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है, पर एक दो प्रॉब्लम है। पहला ये कि रानी जीजी मानेंगी नहीं। दूसरी ये कि अगर वो मान भी जाए तो क्या कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो उनकी उस कमी के साथ उनका हाथ थामेगा? क्या वो ये जानकर शादी करेगा कि रानी जीजी अब कभी मां नहीं बन सकती? उसके ये कहने पर रूहान ने कहा, हम तो आप लोगों ने क्या सोचा? उसके इस सवाल पर सलोनी ने कहा, हम सोच रहे थे आप अगर बात करो उनसे और उन्हें शादी के लिए मना ले तो अच्छा होता। वैसे भी वो आपका बहुत मानती है, क्या पता वो आपकी बात मान जाए और हाँ बोल दे। अच्छा, तो मैं बात करता हूँ, आप लोग चिंता मत करें। रूहान के ये कहने पर सब खुश हो गए। आदित्य और सलोनी थोड़ी देर उनके साथ बातें कर चले गए। रूहानी खिड़की के सामने खड़ी सोच रही थी। रूहान ने उसे पीछे से बाहों में लेते हुए कहा, क्या सोच रही है आप? रूहानी ने वैसे ही उसकी बाहों में खड़े हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे। एक बात पूछूं आपसे? उसके ये कहने पर रूहानी ने कहा। हम पूछे, अगर मानो कभी आपके पापा आपके सामने आ जाए तो क्या आप उन्हें अपना लेंगी? रूहान के इस सवाल पर रूहानी उसकी तरफ मुड़ के कहा, नहीं ठाकुर साहब, मैं उस इंसान को अपने बाप के रूप में नहीं देख सकती है या देखना चाहती जिसने मेरी मां को समाज के सामने अकेले छोड़ दिया, जिसने मेरी जिंदगी में मुझे नाजायज कहने के लिए छेड़ दिया और पलट के एक बार भी मुझे नहीं देखा, ना मुझे खोजा। मैं कभी उसके पास नहीं जाना चाहती और ना चाहती हूँ कि वो मेरी जिंदगी में कभी वापस आए। नहीं मिलना मुझे उस आदमी से। उसके इस जवाब को सुनकर रूहान ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उससे बोला, मत मिले आप उनसे, पर अब आप खुद को नाजायज मत बोला करें क्योंकि अब आप मेरी है और जायज है, समझी आप? ये कहते हुए उसने उसे अपनी बाहों में कसके भर लिया। सुबह का वक्त, महल, रूहानी और रूहान दोनों ही रेडी होकर महल में आ गए थे। सब नाश्ता करने बैठे ही थे। उन दोनों आता देखकर साक्षी जी ने कहा, आ जाओ दोनों नाश्ता कर लो। उनके कहने पर दोनों बैठ गए। रानी भी वही बैठी थी। रूहानी ने उसे देखते हुए कहा, सुना रानी दीदी, आप अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर रही है? रानी ने कहा, हाँ रूहानी, पर कॉलेज में एडमिशन मिले तब ना। हर जगह सीट फुल हो चुकी है और इस वक्त कौन हमें एडमिशन देगा? इस पर रूहानी ने उससे कहा, अरे दीदी, आप अभी कोई कोर्स कर लो। जब अप्रैल में एडमिशन होने लगे तब आप ले लेना किसी कॉलेज में एडमिशन। वैसे मेरे कॉलेज में गर्ल्स के लिए कई सारे कोर्स निकले हैं, आप कहो तो आपका एडमिशन वही करवा दूं। अभी हो रहे हैं उसमें एडमिशन। उसकी बात पर सलोनी ने कहा, हाँ तो पूछना क्या है, रानी दीदी को आज अपने साथ ले जाओ और जो कोर्स इन्हें पसंद आए उसमें नाम लिखवा दो। कुछ तो करती ही रहेंगी ये, और साथ में रूपा का भी। सलोनी की बात पर सब ने सहमति जताई तो रानी को भी मानना पड़ा और रूहानी के साथ उसके कॉलेज जाना पड़ा। रूहानी ने रानी और का एडमिशन कंप्यूटर कोर्स और म्यूजिक क्लास में करा दिया था। रानी का बचपन से ही मन था कि वो म्यूजिक सीखे, पर हो नहीं पाया। आज मिला तो उसने अपना सपना ही पूरा करने की सोच ली। तीनों ही एडमिशन करा के घर की तरफ जा रहे थे कि तभी रूहानी ने कहा, दीदी वो देखो आइसक्रीम वाला। आज आप दोनों के एडमिशन की खुशी पर आइसक्रीम पार्टी हो जाए। आप रुके, मैं लेकर आती हूँ। ये कहते हुए वो बिना उनकी बात सुने रोड क्रॉस करने लगी कि तभी एक स्पीड से आती गाड़ी से रूहानी टकराई गई। क्या रानी शादी के लिए मानेगी? क्या वो अपनी जिंदगी को एक मौका देगी? क्या रूहानी ठीक है? जानने के लिए देखते रहे रूहानी, एक जायज मोहब्बत।